चलें जी, अब तक का मैं रिवीजन देखूं तो आप लोगों ने एक चीज़ सीखी थी मुझसे कि जब भी आप किसी इदारे में एंटर होते हैं तो आप रिस्क असेसमेंट करते हैं। तो उस रिस्क असेसमेंट के अंदर आप अंडरस्टैंडिंग लेते हैं एंटिटी की और एनवायरनमेंट की, इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल की। तो उन एंटिटी की रिस्क असेसमेंट के अंदर क्या आपकी ये भी असेसमेंट होनी चाहिए कि फ्रॉड की वजह से कहाँ कहाँ मसला हो सकता है? ऐसा ही ना, क्योंकि हम कहते हैं कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट वेदर कॉज बाय एरर और फ्रॉड। तो हमें उस पर भी काम करना है। तो हम सबसे पहले कहते हैं कि यार हम डिस्कशन कर लेंगे आपस में, डिस्कशन के अंदर क्या क्या आता है वो मैं बता चुका हूँ। दूसरा स्टेप ये होता है कि भाई फिर हम बात कर लेते हैं किससे, मैनेजमेंट से। फिर मैनेजमेंट के बाद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, और फिर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के बाद इंटरनल ऑडिट से, और उसके बाद हम एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। और फिर हम कहते हैं कि हम अवेयर रहेंगे कुछ हालात वाक़यात के लिए जो कि ये अंदेशा देंगे, ये इंडिकेट करेंगे कि यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। एक एक करके बताते हो हालात वाक़यात क्या हो सकते हैं। बोनस डिपेंडेंट हो मैनेजमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी पे, यानी फाइनेंशियल्स की प्रॉफिटेबिलिटी पे, एक केस ये हो गया। फिर आईपीओ होना हो, वेरी गुड। नहीं, प्रेशर तो वजह होती है ना, पर वो वजह की वो क्या है, लोन, सेल्स टारगेट, लोन हो, लोन लेना हो, डायर नीड हो, और फाइनेंशियल और दूसरी कोई रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं हो। मैनेजमेंट अग्रेसिवली लोगों को कहती है टारगेट अचीव करना है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, प्रेशर। पर इस फैक्टर की वजह से होगा ना प्रेशर। अच्छा, अगर आपने ये देखा कि आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो टेम्पर हुए हुए हैं, यानी उसमें कोई मॉडिफिकेशन हुई हुई है, क्या ये भी एक फ्रॉड की अलामत है? यस, क्योंकि आप वो फेक कैसे बना सकते हैं भाई, ये भी फ्रॉड की निशानदेही है। फिर हमने एक और चीज़ सीखी थी इसके अंदर, हमने ये कहा था अगर मैं ऑल टुगेदर देखूं कि मेरी नियर टू पीरियड एंड सेल हुई है और वो बाद में क्या हो गई, रिवर्स हो गई, तो क्या ये भी एक फ्रॉड की अलामत है? यस। तो ये सारे अंदेशे इस बात की गवाही देते हैं कि आपका इस जगह पे फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मैं निकल जाऊंगा, मेरा मकसद ये है कि यार अगर फ्रॉड हुआ हो तो वो डिटेक्ट होके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट करना चाहिए, दैट्स इट। सेल्स ओवर स्टेटेड नहीं आनी चाहिए, मिल गई मैं रिवर्स कराऊंगा। कैश चोरी हो गई या एंट्री बना के खत्म करवाऊंगा, क्योंकि वो कैश एग्जिस्ट नहीं करता। लैपटॉप चोरी हो गए, फाइनेंशियल्स में क्यों आ रहे हैं, एग्जिस्ट नहीं करते, हटवा दो। यही वजह थी कि हम कह रहे हैं कि हम फ्रॉड की पंचायत कर रहे हैं। बात क्लियर है कि पूरे एफएस में कहाँ कहाँ फ्रॉड की वजह से मिस स्टेटमेंट हो सकती है, दैट कैन बी मटीरियल एज वेल। यहाँ तक कोई मसला? फिर मैंने आपको ये सिखाया था, मतलब एक इसको समरी में बंद कर रहे हैं ना, फिर मैंने आपको ये सिखाया था कि भाई आपके पास एक फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर सबसे खतरनाक रिस्क होता है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का। किसका? मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का। मुझे आप लोग एक बात बताएं, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स के अंदर क्या मैनेजमेंट अपने कंट्रोल्स को ओवरराइड करके फाइनेंशियल्स में कुछ भी कर सकती है? पर फाइनेंशियल में कुछ भी करने के लिए उसको एंट्री मांगनी होगी। अब वो एंट्री या तो बेसलेस होगी, उसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं होगी, या तो किसी ऐसे बंदे ने बनाई होगी जिसको बनाने की अथॉरिटी नहीं है। यहाँ तक बातें क्लियर हैं? फिर हमने कहा था उसको वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको कुछ ईवाई की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक्स है वो भी बताई थी, और जो आपको कोर्स में लिखनी है वो भी बताई थी। मुझे एक एक करके समझा दो, क्या उसमें से वन ऑफ जर्नल एंट्री का डंप लूंगा और उस पर जेई टेस्टिंग करूंगा, क्या उसमें मैं डुप्लीकेट एंट्रीज देख सकता हूँ? देख सकता हूँ। भाई डुप्लीकेट क्यों है, क्यों अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है, 2-3 बार तो बुक नहीं हो गई, तो वो अल्टीमेटली आपके एक्सपेंस या सेल्स को ओवर या अंडर स्टेट कर रही होगी व्हाट्सएवर। दूसरा केस, मैंने कहा क्या मैं प्रिपेयरर आईडी से ये ट्रैक कर सकता हूँ कि भाई एक बंदा जो कि ऑथराइज है उसी ने एंट्री बनाई हो, एक बंदा जो रिव्यूअर है, जो अप्रूवर है, उसी ने अप्रूव किया हो, ऐसा ही है। तीसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि क्या वीकेंड्स पे, अनयूजुअल डेज पे तो एंट्री नहीं बनी, जबकि वहाँ पे बननी नहीं चाहिए। अच्छा, एक इदारा है जो कि काम करता है वीकेंड्स पे, तो क्या वहाँ पे फिर ये वाला चेक चलेगा? नहीं। समझ आ रही है बात? तो ये बात समझ आती है, ओके। आगे सुनिएगा। फिर हमने कहा जब ये सारी चीज़ें समझ आ गई तो हमने एक नरेशन भी तो देखनी है ना, एंटिटीज विद अनयूजुअल डिस्क्रिप्शंस। याद आ रहा है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कैच ऑल अकाउंट्स की, कि नरेशन ही गलत हुई है, भाई ये कैच ऑल क्या है। और मैंने एक और चीज़ भी बताई थी आपको, रिसीवेबल फ्रॉम रिजाइंड एम्प्लॉइज। तो ये नरेशन से तुम्हें पता लगा था, क्योंकि बाज़ औक़ात जब बंदा एंट्री मार भी रहा होता है ना, तो वो एंट्री पार करते हुए कोई ऐसी चीज़ लिख जाता है जो आपके सामने आ जाती है, क्योंकि चोर चोरी करते हुए सबूत तो छोड़ के जाएगा, कभी ना कभी तो सामने आ ही जाएगा। पर अगेन उसको डिटेक्ट करने की आपकी प्राइम जिम्मेदारी नहीं है, बट सेकेंडरी है।
आप सिर्फ रिस्क असेस कर रहे हैं। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ऑल टुगेदर इतनी मेहनत करने के बाद कोई फ्रॉड का एक्सपेक्ट नहीं मिला और बाद में पता लगा एक फ्रॉड हुआ हुआ, तो क्या आप जिम्मेदार हैं? नहीं, आपने अपना काम पूरा करना है। हाँ, आप पता है जिम्मेदार कब होंगे? जब आपके वर्किंग पेपर में, आपकी डॉक्यूमेंटेशन में ये सारी चीजें ना लगी हुई हों। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने आप समझो मेरी एंगेजमेंट टीम, हमने आपस में डिस्कशन की वेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ससेप्टेबल टू फ्रॉड, तो हमने जो बातें की हैं वो मैं लिख लूंगा। और ईवाई के अंदर हमारा जो सॉफ्टवेयर है उस पर साइन ऑफ का ऑप्शन होता है। किसका होता है? साइन ऑफ का। जब मैं डॉक्यूमेंट करके वर्ड की फाइल अटैच करूंगा ना अपने सॉफ्टवेयर में, तो मैं आपको बोलूंगा, आप सबको बोलूंगा भाई इसमें साइन ऑफ करो। साइन ऑफ का मतलब ये है कि ये सारे बंदे बैठे थे और ये इस बात पे अफर्म कर रहे हैं कि ये डिस्कशन हुई है। दिस इज कॉल्ड ऑडिट एविडेंस, डॉक्यूमेंटेशन। पहले तो बात समझ आ रही है? अगर डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो भाई एक रिव्यूअर आएगा तो वो कैसे पता लगाएगा कि आपने ये काम किया था? अच्छा, अगर आपने, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, ये मैंने तुम्हें जो डॉक्यूमेंटेशन का चैप्टर है मैं अगेन एंड अगेन रिपीट भी करवा रहा हूँ साथ साथ। डॉक्यूमेंटेशन में ये तक होता है कि आपने इंक्वायरीज फ्रॉम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की है या इंक्वायरी फ्रॉम मैनेजमेंट की है, तो ये भी लिखो कि इंक्वायरी किससे की गई थी, ये भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप पीएन को पकड़ के बैठ के बताइए यार तेरे फाइनेंशियल में कहीं फ्रॉड तो नहीं है, वो थोड़ी ना बताएगा। किससे पूछना चाहिए? सीएफओ से। किससे पूछना चाहिए? फाइनेंशियल कंट्रोलर से पूछना चाहिए। ये लोग होते हैं बताने वाले, जिसके पास रेलेवेंट नॉलेज हो, जिसके पास, तो आपने पूछने पे, आपने सवाल लिखने पे उसने जवाब दिया, जैसे मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनते हैं ना, वैसे ही ये होता है। पर वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्लाइंट के पार्ट के होते हैं, ये हमारे पार्ट के होते हैं। फिर जब सारी चीज़ें लिख लेते हैं तो मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, पार्टनर बैठ के देखते हैं क्या यहाँ से कोई रिस्क अराइज होता है। फिर इंटरनल ऑडिट से बात करेंगे, उसकी रिपोर्ट्स को देखेंगे। उसकी रिपोर्ट्स भी आपके, या तो उसकी रिपोर्ट्स लगी होनी चाहिए या उसके सिनॉप्सिस लगी होनी चाहिए आपके वर्किंग पेपर में, आपकी डॉक्यूमेंटेशन में। और फिर उन सिनॉप्सिस को देख के हम देखते हैं कि यार अगर इंटरनल ऑडिटर ने ये हाईलाइट किया कि मेरा CWIP कैपिटलाइज नहीं होता और डेप्रिशिएट नहीं होता, तो क्या ये मेरे लिए रिस्क है? कहाँ से पता लगा? इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट से। तो मैंने उस चीज़ को एज अ रिस्क असेसमेंट के लिए अपने लिए यूज़ कर लिया। क्या मैंने उसको इन्वॉल्व किया या अपनी रिस्क असेसमेंट की? जो वो काम कर चुका था उसको देख के। यहाँ तक बात की क्लैरिटी है? ऑनलाइन तो जल्दी बताओ, यहाँ तक क्लैरिटी है? ओके, बेहतरीन हो गया। यहाँ तक तो हो गया भाई, आज तक का रिवीजन। सही है जी। आगे अब एक चीज़ करा देता हूँ तुम्हें जो कि आज तक एग्जामिनर ने पूछी नहीं है और हो सकता है तुम्हारी स्टडी डेस्क में भी नहीं हो, क्योंकि सीए फाइनल में एक बार आ चुकी है और ICAW में भी आई है। ICAW से सीए अपने वाले ने छापी, हमने वहाँ से उठा ली। तो हमने कहा चलो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर ये पूछ ले, हमने बेसिक कंट्रोल्स तो किए हुए ना, कि सेल साइकिल पे, परचेज साइकिल पे, याद आ रहा है? सेल्स पे, परचेज पे, PPE पे, कैश एंड बैंक पे, इन्वेंट्री पे, ये सारे कंट्रोल्स हमने किए हुए हैं। आज की क्लास में मैं ये सिखा देता हूँ कि अगर एग्जामिनर का दिमाग घूमे और वो आपको बोले कि बताओ JE पे, जनरल एंट्री पे कौन से कंट्रोल होने चाहिए, यानी बाकी बातें तो बाहर में गई, जनरल एंट्री पे कौन से कंट्रोल होने चाहिए, तो कंट्रोल्स ओवर जनरल एंट्री आज सीख लेते हैं। अच्छा, अब मैं कनेक्ट ऐसे करूंगा कि तुम बोलोगे वाह सर ये पूरी साइकिल्स यहाँ पे आके कनेक्ट हो गई। तुम्हें ये बात तो पता है ना, एंट्री सबसे आखिर में बनती है, एंट्री सबसे आखिर में बनती है और ये लॉजिकल बात भी है। एंट्री पहले बनेगी तो प्रोसेस का फायदा क्या है? सेल्स ऑर्डर बनाते हुए कोई एंट्री बनती है? नहीं। क्वांटिटी चेक करते हुए कोई एंट्री बनती है? क्वालिटी चेक करते हुए? नहीं, नथिंग। GDN बनाते हुए? अच्छा, GDN के बाद तुम लोग मुझे बताओगे, GDN के बाद जब सेल्स इनवॉइस बनाता हूँ तो एंट्री बनती है? यस, दिस इज द टाइम जब वो एंट्री बनती है, पर पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद। अच्छा, क्रेडिट लिमिट सेट होते हुए, चेक होते हुए एंट्री बनती है? नहीं। तो जब एंट्री बनती है, वो बोल रहा है एंट्री बनाते वक्त कोई इदारा क्या कंट्रोल्स लगाएगा ये बताओ। तो एग्जामिनर ने अगर ये पूछ लिया तो तुम्हारे पास लिखने के लिए बातें नहीं होंगी। पर अगेन दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो तुम्हें आना चाहिए। खैर, अब एक बेसिक बात कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ सेल्स को उठाऊँ समझने के लिए, सिर्फ सेल्स को उठाता हूँ मैं, तो मैंने कहा सेल साइकिल के अंदर हम सबसे पहले सेल्स ऑर्डर बनता है, सही है? हम कह रहे हैं यहाँ पे क्या, नो एंट्री, ऐसा ही है। इससे पहले क्रेडिट असेसमेंट होती है, हाँ भाई।
नो एंट्री। फिर हमने कहा GDN, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों चेक होते हैं, वो नहीं लिख रहा, वो लंबी हो जाएगी। अच्छा, फिर मैंने कहा इनवॉइस प्रिपेयर करके एंट्री क्या होती है, पार्क होती है, ऐसा ही है। एंट्री बनती है रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, यह एंट्री बनती है। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताएं सोच समझ के, बिल्कुल फोकस के साथ। मैंने कहा जब मेरे बच्चों ये वाली एंट्री बनी है ना, इसके बनने पे क्या होना चाहिए, तो एक कंट्रोल आप सिंपल लिखेंगे कि योर एंट्रीज शुड बी सपोर्टेड बाय सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और कैलकुलेशंस। वापस से लॉजिकल बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपकी एंट्री बननी ही नहीं चाहिए जब तक इसके पीछे कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो, जस्ट लाइक सेल्स ऑर्डर, GDN, इनवॉइस। ये तीनों चीजें होंगी तो एंट्री बननी चाहिए, अदरवाइज एंट्री नहीं बननी चाहिए। क्या ये कंट्रोल अच्छा है? यस। एंट्री अलाउ ही नहीं होगी। अच्छा, अब इसको मैनुअल कंट्रोल भी कह सकते हैं, इसको ऑटोमेटेड भी कह सकते हो। मैं ऑटोमेशन की बातें अब इसलिए शुरू करूंगा क्योंकि मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता उतार दूंगा IT पे। इसके बाद तो वही बचा है ना, तो IT पे मूव हो जाएंगे। तो कहने का, समझाने का मतलब यह है कि ऑटोमेटेड कंट्रोल्स क्या होते हैं। जब सेल्स ऑर्डर बना तो सेल्स ऑर्डर का यूनिक नंबर होगा, उसमें क्वांटिटी लॉक हो चुकी होगी। अच्छा, जब माल गोडाउन से बाहर जा रहा होगा तो GDN पहले पूछेगा, सिस्टम पूछेगा बता भाई किस सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में। तो अगर सेल्स ऑर्डर जनरेट ही नहीं हुआ होगा तो GDN जनरेट होगा। ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, ऐसा ही है। चले जी, अब हमने कहा इसको हम कहते हैं लिमिटेड एक्सेस राइट्स। IT की ज़बान में क्या कहते हैं? आपके पास उसको चेंज करने का एक्सेस ही नहीं है, सब ऑटोमेटेड है। अच्छा, वंस आपने GDN बना दिया तो अब जब मैं इनवॉइस बनाऊंगा तो इनवॉइस में वो GDN की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली पिक करेगा, प्राइस भी ऑटोमेटिकली पिक करेगा, क्योंकि वो क्या हो चुकी है, फिक्स। आपके पास उसमें एक्सेस करने का, उसको चेंज करने का राइट नहीं है। दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटेड कंट्रोल। बट हाँ, अगर यही मैनुअल लगाना चाहते हो तो आप बोलेंगे कि एक बंदा जो एंट्री बना रहा है वो ये इंश्योर करेगा कि सेल्स ऑर्डर भी हो, GDN भी हो, इनवॉइस भी हो, तो एंट्री बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। यानी योर एंट्री शुड बी सपोर्टेड बाय सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और कैलकुलेशन। यहां तक की बात क्लियर है? सेम इज द केस, दूसरी एग्जांपल बनाते हैं, सैलरी एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस आपको याद है, आर्स आते हैं, रेट पर आर आता है, वो फिक्स हुआ हुआ होता है। फिर मल्टीप्लिकेशंस होती हैं, बोनसेस होते हैं, डिडक्शंस होती हैं, और फिर जाके एंट्री बनती है। तो ये क्या है? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अच्छा, अगर इतने सारे एसेट्स हो हमारे पास, आपने FAR 1 लेवल पे कितनी बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है? एक एसेट पे या सब पे करते हो? हजारों होंगे तो हजारों पे करोगे। पर जब हजारों एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे यूजिंग कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स यानी एक्सेल को यूज करके, तो वो इजीली हो सकता है। तो क्लाइंट ने भी अगर सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है तो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट करके देगा। तो जो आंसर आएगा दैट शुड बी सपोर्टेड बाय कैलकुलेशंस, और उसकी क्या बन जाएगी एंट्री? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। व्हीकल का अलग, प्लांट का अलग, बिल्डिंग का, मशीनरी का अलग। बात समझ आती है? तो वो ऐसे कैलकुलेट करके देगा, या तो सिस्टम करके देगा या तो आप करेंगे। पर अगेन दैट एंट्री शुड बी सपोर्टेड बाय सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और कैलकुलेशंस। ये कंट्रोल समझ आता है? चलिए जी, वेरी गुड। यहाँ तक कोई मसला ऑनलाइन वालों? हाँ जी, यहाँ तक कोई इशू? ये हमने एक कंट्रोल बना दिया कि भाई आपसे एग्जामिनर पूछे कि क्या कंट्रोल्स होने चाहिए जेई के ऊपर कि जनरल एंट्री गलत ना जाए। तो सीधी सी बात है यार, अगर जनरल एंट्री गलत जाएगी तो मेरे FS भी क्या होंगे? गलत होंगे। तो हम जेई पे कंट्रोल्स देख रहे हैं। चलो एक और बात बताओ, एक और बात से बात निकालते हैं। किसी इदारे में जनरल एंट्री के ऊपर कंट्रोल्स ना हो तो क्या आपका रिस्क बढ़ जाता है? इन शॉर्ट, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का रिस्क बढ़ जाता है। क्यों? कोई भी एंट्री मार सकता है, पीछे कोई सपोर्ट ही नहीं होगा, तो ये रिस्क फिर एलिवेट होता है। पर अगर जेई के ऊपर कंट्रोल्स हैं तो क्या हमारा रिस्क खत्म हो जाता है या थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है? पर ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रिज्यूम रिस्क है इसका, कि रिस्क तो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि चलो कंट्रोल्स भी लगाए हुए तब भी इसके ऊपर रिस्क क्या होगा? सिग्निफिकेंट, क्योंकि वो ओवरराइड हो सकता है। क्योंकि वो क्या हो सकता है? ओवरराइड हो सकता है। यहाँ तक की क्लैरिटी है? चलो दूसरी बातों में बात सीखते हैं। फिर आप ये पूछें इदारे से
क्या आपने कोई पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डिसेमिनेट किए हुए लोगों में? हमने कहा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डिसेमिनेट किए हुए, भाई एक पूरा प्रोसेस मैनुअल होता है। पूरा क्या होता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ईवाई के अंदर हमारा पूरा बिलिंग सिस्टम है, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी क्लाइंट का ऑडिट करना चाहता हूँ ना, तो पहले मुझे उसका एंगेजमेंट कोड खोलना होता है। क्या खोलना होता है? एंगेजमेंट कोड, यानी एंगेजमेंट कोड है E1065632। ये एक नंबर है, क्योंकि ये कोई मतलब कोई होता है ना 100,000 एंगेजमेंट्स हो चुकी हैं तो उसके बाद ही है। अच्छा ये क्यों है? फिर वो मुझसे पूछता है कोड खोलने के बाद कि बताएं इसमें कौन कौन से लोग काम करेंगे, तो मैं उनके नाम डालता हूँ, वो खुद ही सिस्टम से उठाता है। फिर वो पूछता है कितने आवर्स लगाएंगे ये, तो उनकी जो प्राइसिंग होती है ना, यानी कॉस्ट होती है, मेरी कॉस्ट, पार्टनर की कॉस्ट, सीनियर जो डायरेक्टर है सबकी कॉस्ट, मेरे स्टाफ की लेके कॉस्ट, सब वहाँ पे होती है। तो वो जब मल्टीप्लाई करता है टोटल कॉस्ट आ जाती है किसकी? हमारी। फिर वो बोलता है रेवेन्यू डालो कि तुम इस क्लाइंट से कमा कितना रहे हो, तो वो आपको मार्जिन निकाल के दे देता है। अच्छा ये जो मैंने इतनी सारी चीज़ें ये बकवास की है, मैंने परफॉर्म किया, क्या ये मुझे पहले से ही पता था या हमारा मैनुअल बना हुआ है? मैनुअल बना हुआ है। मुझे अगर देखना हो कि यार ये फीचर कैसे यूज़ होता है, तो मैं मैनुअल पे जाऊंगा, मैं बोलूँगा पहले ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। क्या गलती के चांसेस होंगे? नहीं। उलट हो जाए कि हमारे सर पे ये सैप का पूरा मॉड्यूल मार दिया, बोला बनाओ कोड जो भी करना है, क्या गलतियाँ होंगी? यस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को ये पूरा प्रोसेस मैनुअल, इसको कहते हैं प्रोसेस मैनुअल, कि अगर आपने सेल्स की एंट्री करनी है, पहले इस मॉड्यूल में जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे उसकी लिमिट कितनी है, और लिमिट, अच्छा ये तो एक ऑटोमेटिक लिमिट भी सेट हो सकती है जिसको हम कहते हैं लिमिट चेक, कि वो करना भी चाहेगा तो उसको एंटर नहीं करने देगा। पर हाँ अगर आप उसको ये भी बताते हैं कि भाईजान वो तो लगाई हुई, तू भी चेक कर लियो, तो वो उसमें क्या डालेगा? यूनिट्स डालेगा, यूनिट्स वहाँ से लॉक हुए हुए होंगे, प्राइस डालेगा, वो एंट्री करेगा, तब जाके क्या हो जाएगी? सेल्स बुक हो जाएगी। तो बताओ क्या ऑलरेडी आपने पहले से ही आगाही करनी है कि भाई ये प्रोसेस है जिसके तहत तुम्हें अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है, तो ये भी क्या हो गया? एक तरीके से कंट्रोल हो गया। तो अब देखिए दो चीज़ें यहाँ पे रीड करता हूँ। पहली, हमने कहा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, प्रोसेस मैनुअल्स शुड बी देयर एंड डिसएमिनेटेड टू एम्प्लॉइज। अगर ये हालात वाक़यात हैं तो मतलब लोगों को अवेयरनेस है कि भाई एंट्री कैसे बनानी है। अब जैसे लीज का मॉड्यूल है, अब लीज में पूरी कैलकुलेशन होती है ना, ROU डेप्रिशिएट हो रहा होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक हो रहा होता है, लीज लायबिलिटी पेमेंट की वजह से क्या हो रही होती है? कम हो रही होती है। तो हमने कहा जब भाई ये देखो, तो अगर 50 लीज हैं तो 50 लीज के इंटरेस्ट को सम करोगे, इस वाले मॉड्यूल में जाओगे। अच्छा देखो फाइनेंस कॉस्ट तो बैंक से भी हो सकती है ना, हाँ या नहीं? जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, दिमाग लगाइएगा, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो आपकी P&L के अंदर फाइनेंस कॉस्ट का हेड आता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। पर क्या वो इंटरेस्ट एक्सपेंस पीछे डिस्क्लोजर के अंदर सिर्फ बैंक से हो सकती है, लीज पे भी हो सकती है? तो आपको ब्रेकअप बनाना है ना एफएस के अंदर, कि लीज पे इतनी है, बैंक के लोन पे इतनी है, पेरेंट के लोन पे इतनी है, सारी चीज़ें आपने ब्रेकअप बनानी होती है। तो भाई आप उसको आगाही तो दो कि लीज के जो इंटरेस्ट का सम करोगे तो तुम्हें वहां पे जाके एक फाइनेंस कॉस्ट के टैब पे क्लिक करना है, और फाइनेंस कॉस्ट के टैब में क्लिक करने के बाद आपने ये करना है इंटरेस्ट ऑन लीज लायबिलिटीज पे क्लिक करना है। ऐसे नहीं कि बैंक में मार दो, वो बैंक से इंटरेस्ट है ही नहीं, वो इंटरेस्ट किस पे? लीज पे। तो क्या मेरी प्रॉपर प्रेजेंटेशन, फेयर प्रेजेंटेशन हो जाएगी? अगेन ये सारी चीज़ें कब सही होंगी? जब उनको अवेयरनेस होगी, जब उनको अवेयरनेस होगी। पहले बताओ ये बात समझ आती है? यहाँ पे कह रहे हैं अब्दुल्ला आफ्ताब के साथ, वो तो नोट्स में शो होती है, तो क्या मेरा ऑडिट करने का मकसद सिर्फ बैलेंस शीट और P&L है या नोट्स भी है? आप ये बात भूल गए कि अगर आप ऑडिट रिपोर्ट का वो अल्फाज याद करें कि हम ओपिनियन देते हैं बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स टू दी अकाउंट, और ये भी लिखते हैं कि अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन, जो भी एफएस के अंदर है वो सब हमारी जिम्मेदारी है। तो क्या मैं नोट्स को कटा दूं? तो क्या फेयर प्रेजेंटेशन नहीं देखूं? पर वो अल्टीमेटली ड्राइव कहाँ से होती है? जब एंट्री सही होंगी, एंट्री सही होंगी तो उसका जो रिजल्ट है वो भी सही आएगा, पिक करेगा ना यार एफएस। बात समझ आ रही है? ऑनलाइन वालों क्लियर है? जल्दी बताओ। ओके आगे, अब इसका मतलब समझाएं। बिफोर एंट्री देयर शुड बी अ प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कैलकुलेशन बिहाइंड द एंट्री। ये बात क्लियर है? चलें एक और कंट्रोल जो हमने ऊपर ही सीखा हुआ था,
वो तो प्रोसीजर था, उसी को उलट कर दो तो कंट्रोल है। प्रिपेयर और रिव्यूअर के राइट्स सबको देने चाहिए, स्पेसिफिक लोगों को। देखिए ये लिखा हुआ, प्रिपेयर शुड हैव ओनली राइट्स टू पार्क द एंट्री एंड अप्रूवर हैज द राइट टू अप्रूव द एंट्री। यानी अगर प्रिपेयर ने एंट्री पार्क की तो वो सिस्टम में जानी, यानी जीएल में नहीं जाएगी जब तक कौन अप्रूव करे, अप्रूवर। तो ये कंट्रोल है। यानी ये हमने एंड प्रोडक्शन, देखो पूरा प्रोसेस लगा दिया, अब आखिर में कंट्रोल लगा दिया कि भाईजान अब भी सही होना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसमेंट ऑफ कंट्रोल्स दैट विल इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम वेदर कॉज बाय एरर और फ्रॉड। तो उसकी जिम्मेदारी है, तो वो ये कर रहा है। अच्छा भाई तला अहमद पूछ रहे हैं कि सर राउंड नंबर्स एंट्रीज वाला बता दे। भाई राउंड नंबर्स एंट्री मैंने आपको बताया था ना कि मैं टकाटक एंट्री जो मार रहा होता हूँ, तो मैंने कहा अगर मैं रैंडम नंबर मारूंगा जल्दी जल्दी एंट्री करने के लिए, तो वो रैंडम नंबर सॉर्ट ऑफ राउंड नंबर भी होता ही नहीं। मैंने 100000000 मार दिया, एंट्री बुक करनी है ना। तो वो कह रहा है राउंड नंबर्स, एक तो कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा, तुम एक अंदाज़ा लगाओ कि एग्जैक्ट 1 मिलियन की परचेज करेगा, 2 मिलियन की परचेज करेगा। भाई कुछ तो आगे पीछे 2 3 4 रुपये ऊपर नीचे होंगे ना। तो बोला ये भी शक व शुबा क्रिएट करता है कि वहाँ पे क्या हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। तो राउंड नंबर की एंट्रीज पिक करनी चाहिए आपने, चेक करने के लिए कि उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तो दिखाई दो। बात क्लियर है तला, जल्दी बताओ। ऐसा ही है, चले गुड। अब मुझे बताएं इसके आगे, यहां पे चौथी चीज लिख रहा है, एंट्रीज डिस्क्रिप्शन शुड बी रिव्यूड एंड शुड बी प्रॉपर। यानी जब एक एंट्री बन रही हो तो उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। देखो मैंने पता है बनाया कैसे कंट्रोल्स, जो मेरे प्रोसीजर थे ना उसी को उलट कर दिया, क्या बन गए कंट्रोल्स। क्योंकि जो रिस्क होते हैं उसी के ऊपर कंट्रोल लगाए जाते हैं, और कंट्रोल को चेक करने के लिए क्या परफॉर्म करते हैं, प्रोसीजर। बात समझ आ रही है। तो हमने क्या कहा, डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी, क्योंकि कल को अगर कोई एरर देखना हो या रिव्यू करना हो तो मैं धड़ल्ले से वहाँ पहुँच जाऊँ। समझ आनी चाहिए, सेंस होना चाहिए उसका। बात समझ आ रही है। ऐसे लिख देते कैच ऑल अकाउंट, भाई कैच ऑल में क्या है वही बता रहा था ना, वो जो भी नहीं होता यहाँ डाल देता हूँ। अब भाई तो ये देख के ही समझ आना चाहिए ना। तो डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए, प्रॉपर। सर ये एफएस लेवल के कंट्रोल एंड प्रोसीजर्स हैं, एफएस लेवल के नहीं, जनरल एंट्री लेवल के, ये हर एक एंट्री के लिए होने चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि ये एफएस लेवल के कंट्रोल्स हो गए, पर एफएस लेवल का कहना गलत है, जेई लेवल कहेंगे आप, कि जनरल एंट्री लेवल पे हर एक साइकिल पे लगे हुए होंगे। भाई मुझे बताओ ना, अभी तो एग्जांपल दी, सेल से आ रहा हो, एक्सपेंस से आ रहा हो, हर किसी पे यही कंट्रोल अप्लाई होंगे। यस, डेप्रिसिएशन पे आ रहा हो, पेरोल पे आ रहा हो, सब पे यही कंट्रोल होंगे। क्लियर है मुस्तफा? ओके आगे, there should be system limits embedded in the system not allowing any person to post any entries above certain limits। ये बात समझ आ रही है? लिमिट चेक हो गया कि आप सिस्टम में एम्बेड करते तो गलती के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। उसके बाद हमने कहा एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस की। अच्छा एक्सेप्शन रिपोर्ट क्या होती है, ज़रा मैं वैसे आपको बेसिक आइडिया देता हूँ। आप कभी एटीएम में जाएं और आपके पास अकाउंट में 500 रुपये पड़े हुए हों, आप उसमें डालें 2000 रुपये, सामने से लानत आती है कि तुम्हारे पास है ही नहीं, क्यों निकालने आए हो। वो क्या है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन रिपोर्ट। इसी चीज़ को यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि भाईजान अगर कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हो, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि जो कि पहले ऐसी कभी एंट्री बनी ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारी मैक्सिमम सेल आज तक हुई है, तुमसे पूछता हूँ, हमारी मैक्सिमम सेल ना एक अपर एक लोअर लिमिट है। हमने कहा हमारी मैक्सिमम सेल कभी भी किसी एक इंडिविजुअल को 6-7 लाख रुपए से ऊपर नहीं हुई, अचानक से 15 लाख की एंट्री बुक हो गई, तो क्या वो एक रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए? यस। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको वो होने से रोके, वो होने से रोके, मैं कह रहा हूँ एक एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट होगी, ऊपर हेड को ईमेल चली जाएगी, फिर वो इंक्वायरी करेगा, भाईजान ये क्या है, दिस कॉल्ड कौन सी रिपोर्ट, एक्सेप्शन रिपोर्ट। कि यूजुअल चीज़ों में एक एक्सेप्शन आ गई है। कैसे आ गई भाई, तो वो सिस्टम एम्बेडेड कंट्रोल्स होते हैं। यहाँ तक बात की क्लैरिटी है? ऑनलाइन तो जल्दी बताओ, क्लियर है? जो 5 वाली है, जो हमने पहले क्रेडिट लिमिट सेट की थी, उसके बाद जब वो एंट्री दे रहा है, जब दोबारा चेक कर रहा है लिमिट, यस, वो एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट करके दे रहा है। लेकिन सर ट्रांजैक्शन टू प्रोसेस नहीं होगी अंटिल एक्सेप्शन इज क्लियर, नहीं, किसने कह दिया?
किसने कह दिया? कुछ कंट्रोल्स ऐसे होते हैं, कुछ कंट्रोल्स ऐसे होते हैं जो कि आपको अलाउ कर देते हैं कि ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो जाए, बट वो एक रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं जिसका नाम क्या होता है? एक्सेप्शन रिपोर्ट। ट्रांजैक्शन हो जाती है, सही है। जैसे सेल टू आरपी पे भी एक एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट होगी, नहीं सेल टू आरपी पे एक्सेप्शन रिपोर्ट तो नहीं होनी चाहिए ना, सेल टू आरपी पे तो एक्सेप्शन रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप ये देखें, आप लॉजिकली समझे एक्सेप्शन क्या होती है जो यूजुअल से हटके हो। अब फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, मेरा अब तक का अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट है 80%, 70%, यूं कर लो, इसके बीच में लाया कर रहा है, ऑडिट का कह रहा हूँ आगे। अब मैं अगर तुम्हें ये कहूँ कि तुम लोग 95% ले आओ इंशाल्लाह, ये 95 भी क्यों कह रहा हूँ, 100 ले आओ, क्या जनरेट हो गई? एक्सेप्शन। बाकी 20 कौन से है ये जो पास हो गए? कहने का मतलब ये, तो ये क्या है, यूजुअल से हट के कुछ हो जाए तो एक्सेप्शन। अब उसके अंदर तुम्हें इतना दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ ये बेसिक थॉट रखना है कि भाई तुम उसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो। डिस्काउंट ज़्यादा दे दिया, वेरी गुड, दीज आर द एक्सेप्शंस। और इस एक्सेप्शन रिपोर्ट से आपको ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस भी मिलती है। मैं तो जाता हूँ आईटी के पास, मैं बोलता हूँ भाईजान एक्सेप्शन रिपोर्ट्स तो निकालो अपनी कौन कौन सी हैं, तो वहाँ से भी मुझे ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस पता लग सकती है, पर सब्जेक्ट टू कि क्लाइंट ने ऐसा कंट्रोल लगाया हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल वो नहीं तुम्हें मैंने इंटरनल कंट्रोल में सिखाया था, क्लाइंट के पास गए तुम एक्सेप्शन रिपोर्ट देते, वो बोला है ही नहीं कुछ सिस्टम में, बोला फिर भी दे दे। वो भाई क्यों दे दे, है ही नहीं, बोला नहीं मुझे चाहिए। अबे भाई नहीं है सिस्टम में लगाया हुआ तो ये कंट्रोल नहीं है, होगा तो मांग लेंगे। मैंने कहा था ना कंट्रोल होगा ही नहीं तो चेक किसको करोगे? उसके लिए कंट्रोल का होना क्या है? लाजमी है, सही है। अच्छा जी, कंपनी क्रेडिट पे सेल नहीं करती हो, क्रेडिट की सेल की एंट्री पोस्ट हो गई तो क्या ये भी एक्सेप्शन में आ सकती है? यस बिल्कुल आ सकती है, बट अगेन यू नीड टू डिसाइड कि व्हाट यू नीड टू इंक्लूड इन एक्सेप्शन। मैंने यहाँ लगवाया हुआ अपने पे, मैंने ये बोला हुआ है कि भाई जो CA फाइनल का भी CFAP 6 है ना, मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है वो पूरे बच्चों का फ्लो टका टकाया जा रहा है यहाँ पे। कौन कौन पढ़ा रहा है CA फाइनल में? लाइव में पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि भाई पूरी आवाम खिंच रही है। मैंने बोल दिया भाई इससे नीचे फीस नहीं होगी, तो आप अपना दिमाग नहीं लगाइएगा, क्योंकि मेरी एफर्ट है ना, मैं अगर रात को 4-5 बजे तक जाग के पढ़ा रहा हूँ तो वो मेरा काम है, मैं डिसाइड करूँगा। यू आर नो वन टू डिसाइड कि कितने पैसे लेने हैं, क्योंकि मैं अपनी एफर्ट और रिटर्न को मैच तो करूँगा ना कहीं। तो मैंने एक सिस्टम में एक्सेप्शन रिपोर्ट लगवा दी कि अगर सिस्टम में पंचिंग हुई XYZ अमाउंट से नीचे, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि अगर कोई CA फाइनल का बच्चा सुनेगा वो बोलेगा चल भाई यहाँ तक तो एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ तक तो जा सकते हैं, बात समझ आ रही है। तो अगर सिस्टम में इसके नीचे गई तो एक रिपोर्ट जनरेट होगी, वो मैं देख लूँगा। तो क्या मुझे इंडिविजुअली देखने की नीड है? एक्सेप्शंस खुद सामने आएंगी, खुद सामने आ जाएंगी। तो इट्स ऑन यू दैट यू डिसाइड कि आपको कौन से रिस्क को केटर करना है। तो जैसे जैसे आप इदारा चलाते हैं आपको वैसे वैसे पता लगता है कि यार ये भी एक्सेप्शन में आ सकता है। और अगर वो एक्सेप्शन यूजुअल बन जाए तो वो एक्सेप्शन से क्या होती है? हट जाती है। बात समझ आती है? ऑनलाइन वालों क्लियर है? जल्दी बताओ कैफेड की एक्सेप्शन कितनी है? भाई तुम्हें क्या बताऊं, मतलब खैर वो होता है कुछ, मतलब नीड बेस भी होता है, बाकी चीज़ें भी होती है। कैफेड की एक्सेप्शन तो ये है कि मैं तो 2-2.5-3 हज़ार तक भी गया हूँ, उसका तो मसला नहीं है। खैर अब तो ख़त्म होने पे है ना, अब क्या इसमें, अब तो फ्री मिल रहा है, इसमें क्या ही एक्सेप्शन होगी, सही है। पर खैर फ्री उसके लिए अच्छा है जो कि 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ के फेल हुआ है, वो बैठेगा 200 की स्पीड में 2 पे लगा के टकाटक सारे लेक्चर कवर करेगा और प्रैक्टिस करेगा। मैंने आज आप लोगों को कोई 11 लेक्चर्स दिए हैं, 11 लेक्चर्स में कोई एक क्लास में 2-3 सवाल है, तो कितने हो गए? 25 सवाल कुल मिला के। 25 सवाल की आपको सिर्फ प्रैक्टिस दी है, ये वो प्रैक्टिस है जो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है, क्योंकि मुझे बेवकूफ़ बनाना हो, मैं बोलूँ यार ये ले लो प्रैक्टिस, खत्म कहानी, अगली प्रैक्टिस मैं खुद कराऊंगा। यानी ये तो आपके ऊपर, मैंने अभी ग्रुप पे भेजे हैं, सारे ग्रुप पे भेजिए, आप देखिएगा सब, अगर आपको मतलब टाइम मिले अभी इंशाल्लाह मिल जाएगा, आप देखिएगा लाजमी प्लीज़। वो अब एक बच्ची है यहाँ पे सबा, उन्होंने कहा कि सर ये भी देखना है, भाई नहीं देखो, एक तो पास अभी कस्टमाइज बैच पे बच्चे फटा कर रहे हैं, सर और प्रैक्टिस चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए, वो कह रही है ये भी देखना है। अबे ये भी क्या होता है भाई, एक टीचर तुम्हारे लिए तुमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तुम बोल रहे हो ये भी देखना है, कर दूँ डिलीट, हटा दूँ, जल्दी बताओ।
हुक्म करो एक बार। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरे प्रैक्टिस सेशन से पहले देखो, मैं उससे ऊपर लेके आऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ भाई 3 क्लासेस लगा लो आईटी की, 4 क्लास है, उसके बाद तो प्रैक्टिस सेशन ही है ना, उसके बाद तो प्रैक्टिस सेशन ही है, क्या बचेगा? उसके क्वेश्चंस भी मैं शेयर कर लेता हूँ, सही है जी? प्लीज सुनिएगा। वो समझ रही थी क्लास की जगह दे, तो मैंने उसको अंग्रेजी में लिखा भी तो है ऊपर, प्लीज रीड केयरफुली कि क्या लिखा है। कौन से ग्रुप में सेंड किया भाई? यहाँ में हम इस्लामियत पढ़ रहे हैं ना, उस ग्रुप में। अबे बंगी इसकी ग्रुप में शेयर करूंगा ना ऑडिट के, भाई आया है ना मैसेज। भाई देखो, एक बच्चे का अच्छा सवाल है कि सर प्रैक्टिस सेशन में ड्राफ्टिंग चेक होगी। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुम फिजिकल आए ना, 5 घंटे लगाऊंगा एक एक की चेक करूंगा, इस हद तक कह रहा हूँ। मतलब ये मुझे टॉपिक पहले बताऊंगा और चैलेंज दूंगा, और टॉपिक का मतलब ये है कि मिक्स होंगे, यानी आरपी भी उठ के आ रहा होगा, नॉर्मल रिस्क भी होगा, फ्रॉड रिस्क भी होगा, तो यू गाइज हैव टू डिटरमाइन। और मुझे इस बात पे भरोसा है कि तुम पिक करोगे, क्योंकि ऐसे ही नहीं पढ़ा, लॉजिकली पढ़ा है। मतलब एक होता है ना मैं लपेट के निकल जाता बुक की, तुम्हें बुक से आगे लेके गया हूँ मैं। सोचने का तरीका है। सीए फाइनल में बच्चे आते हैं, रात को बैठे होते हैं 9 बजे, उनको पता है कि 6 अटैम्प्ट लगी हुई हैं सीए फाइनल में, C5 क्वालिफिकेशन रोक के बैठा हुआ है उनकी। कहने का मतलब है वो बोलते हैं सर बुक तो बेसिक आइडिया है, पूछता है इसके बाद का है। आइडिया ले लिया, अब प्रैक्टिकलिटी में डालेगा। मैं तो पहली क्लास में कहा था आपको कि भाई ये जो ऑडिट का सब्जेक्ट इज नॉट थ्योरी, इज प्रैक्टिकल। और जो एक बच्चे ने मुझसे कल, समील ने भी पूछा था कि आप जो ये कहते हैं ना मैं रट्टा लगा रहा हूँ, बुक का रट्टा लगा लूँ, बुक का वो रट्टा नहीं होता, मेमोराइजेशन होती है, क्योंकि यू आर नॉट इन ऑडिट फॉर्म जो तुम्हें याद रहे चीज़ें, तो तुम्हें वही चीज़ थोड़ी सी अंग्रेजी तो बिठानी होगी ना दिमाग में। दिस इज नॉट कॉल्ड रट्टा, दिस इज कॉल्ड मेमोराइजेशन। आपको थोड़ा सा याद करना होगा अंग्रेजी लिखने के लिए, अनलेस कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस हो जो सुन के सिर्फ लिख सकता है, जो कि मुझे लगता है कि मैं भी ऐसा नहीं था, ना कोई ऐसा होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है वो कोई बच्चा जो सुन के अपनी अल्फाज बना ले। अब एक एग्जाम्पल दी थी मैंने, मैं भेज दूंगा वो भी, सही है? अब बात समझिएगा, ये इसलिए डिस्कशन लाजमी है क्योंकि तुम लोगों ने भी पास करना है पेपर, 1 महीना डिसाइडिंग होता है। अपनी जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं ख़त्म करो। तुम्हारी एक्टिविटी मैक्सिमम होनी चाहिए जिम या जॉगिंग, जो भी बंदा करता है अपनी फिटनेस के लिए, वो तो लाजमी है। आप पूरा दिन पढ़ाई करें, अपने आप से सवाल पूछें कि क्या मैंने आज इतनी तैयारी की है पूरे दिन में कि मैं काबिल हूँ ये कहने के लिए मैं पेपर पास करूँगा। यकीन करो दिल से ये आवाज़ आ गई ना, किसी का बाप तुम्हें फेल नहीं कर सकता, अल्लाह भी तुम्हारा साथ देगा। पर अगर तुमने ये किया ना यार अल्लाह मालिक है, ओ भाई वो तो कहता है मैं तो मालिक हूँ, तू क्या कर रहा है? खुद तेरे को भेजा है तो तेरे को मतलब दिमाग तो दिया है ना, अब तुम बोलो अल्लाह मालिक है, भाई वो तो है, तुम खुद क्या कर रहे हो? मांगो उससे, भीख मांगो उससे, पर मेहनत करके मांगो, वो तुम्हें देगा। और मांगा भी गिरगिरा के ही जाता है ना, लॉजिकल बात तो ये है। मैं तो जिद करके मांगता हूँ, मैं तो 10 बार बताया मैंने, मैं जिद करके, मैंने आज तक ये बोला, मैंने कहा भाई मेरे हक में बेहतर नहीं है, मेरे हक में बेहतर कर दे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे दोस्त ने कहा मुझे, वो मौलवी है, मतलब अच्छी बातें बताते हैं मुझे, तो उसने मुझे कहा कि यार देख अल्लाह ने चाहा तो तेरा पेपर पास हो जाएगा। सीए फाइनल की बात कर रहा हूँ, क्वालिफाइंग अटेम्प्ट, अल्लाह ने चाहा तो पेपर पास हो जाएगा, वरना देख नसीब तेरा लिख के आया। मैंने कहा गलत कह रहा, तू लिख के आया नसीब, मुझे पता है, मैं दुआ मांग के चेंज करवा सकता हूँ, तू कौन होता है बोलने वाला? जिद करो ना यार। बोला नहीं तेरे हक में बेहतर होगा, मैंने कहा भाई मैं दुआ ही ऐसी मांग रहा हूँ ना, नहीं हो ना मेरे हक में बेहतर, कर दे बेहतर, और फिर आगे की कहानी वैसी लिख दे जैसे इसके हिसाब से होती, खत्म हो गई बात। बोला अच्छा, फिर उसने तफरी भी की ना, मुल्ला है, बोला अगर ये कहानी में तू आगे जाके मर गया, मैंने कहा क्वालिफाई होके मरूंगा ना, सुकून तो होगा दिल में, क्वालिफाई हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि यार आप दुआ ऐसी करें, टारगेट ऐसा रखें जो आपके हक में हो, जिद होनी चाहिए तुम्हारी। जिद नहीं है तो तुम सोच लो तुम क्वालिफाई नहीं हो सकते, सही है? इतनी मोटिवेशन दे रहा हूँ समझाने के लिए कि पेपर पास करो, प्रैक्टिस करो, लिखो। तुम्हें जो 11 सवाल दिए ना, 11 लेक्चर्स दिए, उसमें 25 सवाल होंगे, 23 सवाल होंगे, वो करो, वो तुम्हें पता लगेगा। पहले सवाल को देखोगे तुम्हें समझ आएगी बात कि यार क्या लेवल के सवाल है, फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस आहिस्ता 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 बूस्ट होगा, फिर तुम आओगे मेरे सेशंस में और मुश्किल कराऊंगा, तुम्हें पेपर सही लगेगा, फिर एटलीस्ट पिक करने की आदत हो जाएगी। अगेन इफ यू कीप ऑन लिसनिंग माई लेक्चर्स, इफ यू कीप ऑन रीडिंग द बुक, फेल हो जाओगे। बुक रीड करोगे उस टाइम में जब प्रैक्टिस खत्म हो, जितना सॉल्व करोगे उतनी क्या आएगी? परफेक्शन, क्लैरिटी। अब 1-2 सवाल, प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा वंस मैं ये आईडी खत्म करा दूंगा, सही है? मैं भी बता देता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग आपको दूंगा ISRE की, बिल्कुल बेसिक है, उसकी प्रैक्टिस भी अलग से करा दूंगा, सही है?
पर आईटी क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है, अगर मैं आपको वैसे ही दे दूं ना, बुक खोल के एक बार पढ़ के देख लेना, बाउंसर जाएगी ऊपर से, और कोई नहीं पढ़ाता तमीज से। मैं आईटी ऑडिट में इन्वॉल्व हूं तो मैं तुम्हें वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे प्रैक्टिकली पढ़ाया जाता है। सही है, तो हमारा डिसाइड हो गया है कि आप लोग पहले वो लेक्चर्स खत्म करेंगे, वेट नहीं करेंगे मेरा, वो लेक्चर आपके खत्म होने चाहिए। सही है भाई, आइए सारी रिव्यू एंगेजमेंट ही है ना हुज़ैफा मेरी जान, वही तो बोला मैंने, वही देना है मैंने। कंपनीज एक्ट भी मैं रिकॉर्डिंग दूंगा, बिल्कुल आधे घंटे का है, नीचे उतरते उतरते पूछ लियो मुझसे। हाँ कंपनीज एक्ट वो रिकॉर्डिंग दूंगा जी, पर उस वक्त के जब आप मैनेज कर पाए जी। हाँ अब उस सवाल को पहले आप खुद सॉल्व करेंगे, उस सवाल को आप पहले खुद सॉल्व करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल भी हमारा रिकॉर्डिंग, ये आधे आधे घंटे के लेक्चर हैं। मैं ये नहीं चाह रहा कि तुम्हें बुला के हाँ आज दे दूंगा, मैं आज दे दूंगा। सही है, पहले आप क्वालिटी कंट्रोल ले लें। सही है, मैं वैसे ही अभी इसके आगे ना ये खत्म हो गया बस, ये देखो कंक्लूजन है, खत्म है फ्रॉड, तभी मैं इतनी बातें कर रहा हूँ तुम लोगों से। क्वालिटी कंट्रोल में क्या है पता है कि फर्म के अंदर रहते हुए जैसे इंटरनल कंट्रोल क्लाइंट लगाता है, वैसे हम कौन से इंटरनल कंट्रोल लगाएंगे कि ऑडिट अच्छा हो। फिर वो कहता है क्या, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ, वहां पे रीड करोगे यूं हो जाएगा, प्लीज सुनिएगा। वहां पे जाके जब तुम क्वालिटी कंट्रोल का स्टैंडर्ड खोलोगे ना, जो तुम्हें मैं दूंगा अभी पीडीएफ में, वो तुम्हें कहता है कि भाई अगर लिस्टेड कंपनी होगी ना, तुम्हें EQR अपॉइंट करना है। प्लीज सुनिएगा बच्चों, सुने फोकस के साथ, पहले लिखे नहीं, सुने मेरी बात। EQR अपॉइंट करना है। EQR होता है एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर। एंगेजमेंट क्वालिटी, भाई वो कहता है लिस्टेड कंपनी में और पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज में ये लाजमी है क्योंकि हो सकता है कि एक पार्टनर की जजमेंट बायस हो जाए और लिस्टेड कंपनीज के केस में यूजर्स कम होते हैं, ज्यादा होते हैं ज्यादा होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वो कहता है लिस्टेड कंपनीज के केस में EQR होना चाहिए। इंडिपेंडेंस अगर मैं मेंटेन करूंगा तो और कौन मेंटेन करेगा? EQR। यानी ऐसा हो सकता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, EQR इंडिपेंडेंट ना, सॉरी। अब एक और चीज फिर उसमें लिखा हुआ है कि जब आप EQR को अपॉइंट करते हो ना, तो रिस्क असेसमेंट जैसे आप करते हो, वो पूरी रिस्क असेसमेंट कौन रिव्यू करेगा? EQR। जो आप प्रोसीजर परफॉर्म करोगे उसको कौन रिव्यू करेगा? और आप ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर सकते जब तक EQR ओके ना दे दे। यानी एक सवाल ऐसा बन सकता है, प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ। आप ये बात याद रखिएगा कि सवाल आ सकता है कि जब ऑडिट रिपोर्ट कब साइन हो सकती है, और लिस्टेड कंपनी लिखा हुआ ऊपर, मैं रिपोर्ट से कनेक्ट करके देता हूँ आज तुम्हें, वो मैंने लेक्चर में भी बताया है। ऑडिट रिपोर्ट आप बताएं कब साइन होती है? जब आपको क्या मिल जाए? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट आपने कंसिडर कर लिया हो, सब्सिक्वेंट इवेंट्स आपने देख लिया हो, रिटन रिप्रेजेंटेशन एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू द डेट ऑफ। चौथी चीज एक और डाल दो, EQR का अप्रूवल। EQR का यानी अब अंग्रेजी बनाए, ऑडिट रिपोर्ट कैन नॉट बी डेटेड अर्लियर देन व्हेन वी हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। दूसरा, subsequent events have been considered। तीसरा, written representation have been obtained। चौथा, approval of EQR। ये बात है, बातों बातों में खत्म हो गया। देख लेना 1.5 की स्पीड पे खत्म हो जाएगा। मतलब कहने का मकसद ये है कि हाँ ये इसमें बातें जो है वो खुद ही मेमोराइज हो जाएंगी, जो बातें की है ना यही है। क्या लेना सेंस, 2 बार रीड करना खुद ही बैठ जाएगा दिमाग में। सही है इसमें। हाँ अब इसमें एक सवाल है, सुनना। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए ना उसमें इसका एक एलिमेंट भी है, सिखाता भी हूँ। क्या दिमाग चलाया ICAW के एग्जामिनर ने? सुनना, मैंने आपको भी क्या बताया कि एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर जो है वो इन्वॉल्व होता है ऑडिट के अंदर, वो इन्वॉल्व होता है ऑडिट के अंदर, ऐसा ही है। अच्छा हुआ ये सवाल में, उसने बोला कि एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर जब ऑडिट चल रहा था तो वो पाकिस्तान के बाहर था, वो पाकिस्तान के आके उसने, सुनना मेरी बात, आके उसने क्या किया? सिंपल वर्किंग पेपर्स को रिव्यू किया और खत्म। क्या उसने क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन किया? नहीं, क्योंकि उसकी इन्वॉल्वमेंट थ्रू आउट द ऑडिट होनी चाहिए थी आखिर में। और क्या उसको रिस्क असेसमेंट भी इन्वॉल्व होना चाहिए? यस। तो वहां से बात पिक, अब पता है उसने सिचुएशन क्या बनाई? बच्चे के ज़हनो गुमान में नहीं,
उसने बोला कि भाई ये सिचुएशन है, ये मसले चल रहे हैं क्लाइंट के ऊपर और EQR बाहर है, तो बच्चे के ज़हन गुमान में नहीं आया कि भाई क्वालिटी कंट्रोल से लिखना है, तो वो यहाँ से बात निकली थी। पहले बताओ बात क्लियर है? तो ये बेसिकली आपका जो क्वालिटी कंट्रोल एज 220 है वो है, सही है जी, ओके। इज इट नॉट पॉसिबल टू ज्वाइन ऑनलाइन? ओके, बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है, पर सवाल में क्या कहा था उसने कि वो अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन तो बिल्कुल होता है, हमारे इतने EQR होते हैं जो ऑनलाइन रिव्यू करते होते हैं दुबई से, पर वो अवेलेबल नहीं था ना, सवाल में ये लिखा हुआ है। तो अवेलेबल नहीं था तो क्या हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को उसने मीट नहीं किया, ऐसा ही है? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल ISQC को उसने ब्रीच किया है, which says that EQR should be involved at the planning stage, at the performance of audit, at the conclusive stage and throughout the audit। तो वो बात उसमें लिखनी थी बस, क्लियर है? चलें जी, खैर अब जब हमने कंट्रोल्स देख लिया ना बच्चों यहाँ पे, तो ये सारे काम जो तुमने किए थे, फोकस हो गया मुझे बताना तुम सब बच्चे, ये सारे काम तुमने जो किए थे ये किसके लिए किए थे? ताकि फ्रॉड तुम्हें आइडेंटिफाई हो जाए, यानी फ्रॉड रिस्क मिल जाए, फ्रॉड का रिस्क मिल जाए। ये सारे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर थे, ये क्या थे? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अच्छा अब देखो दो तीन बातें होंगी, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। या तो फ्रॉड रिस्क तुम्हें मिला, या तो फ्रॉड रिस्क तुम्हें, अच्छा तुमने इतने काम किए, आपस में डिस्कशन की, मैनेजमेंट से पूछा, दोस्त शाबित गवर्नेंस से बात की, इंटरनल ऑडिट से बात की, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए, जेई टेस्टिंग की, तो मैं कुछ भी फ्रॉड की चीज तो क्या करूंगा? कुछ भी नहीं पार्टी, काम तो करना है ना, कंक्लूड किया ना करके। अच्छा व्हाट इफ हमने कहा मुझे फ्रॉड रिस्क फैक्टर मिल गया, यानी फ्रॉड नहीं मिला, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, फ्रॉड नहीं मिला, फ्रॉड रिस्क फैक्टर मिला है, तो आपने अपनी ओवरऑल रिस्पॉन्सेस बनाने। ओवरऑल रिस्पॉन्सेस का मतलब यह है कि अब एक जगह मसला नहीं हो सकता, हर जगह मसला हो सकता है। तो उस केस के अंदर वो कहता है कि ओवरऑल रिस्पॉन्सेस टू फ्रॉड का मतलब यह है कि आपने, अच्छा फ्रॉड का मतलब यह है कि FS लेवल का रिस्क है, अगर FS लेवल का रिस्क है तो रिस्पॉन्सेस भी FS लेवल के होने चाहिए, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के। तो उसकी बेसिक बातें हैं, पहली बात आप मोर एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स लेके आएंगे। मैंने आपको याद है बैंक वाली एग्जांपल दी थी, वो इसी वजह से तो थी कि मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम मेंबर लेके आया, वो प्रैक्टिकलिटी में होता है, यहाँ पे किताब में लिखा हुआ है, तभी तो आपको याद भी करना है। दूसरा, मोर एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स के साथ साथ आपको क्या लगता है, मुझे रिव्यू की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रखनी चाहिए, डायरेक्शन ज़्यादा देनी चाहिए और सुपरविजन ज़्यादा करनी चाहिए, ऐसा है? अच्छा अगर मैं कम रखूँ तो क्या मसला है? रिस्क ज़्यादा है तो आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे ना उसको। जब रिस्क ज़्यादा है तो टीम मेंबर एक्सपीरियंस लाओ, आपको रिव्यू भी ज़्यादा करना है, आपको इन्वॉल्व भी ज़्यादा होना है, अपने डायरेक्शंस भी टाइमली देनी है। दोनों बातें क्लियर हैं? चलें जी, फिर वो कहता है आप अपने ऑडिट प्रोसीजर्स में एक नेचर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करें। नेचर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अच्छा अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब यह है कि ऐसे प्रोसीजर करो जो कभी जिंदगी में हुए ही ना हो। जैसे मैंने आपको याद है एग्जांपल दी थी कि पॉलिसीज मैंने दिसंबर वाली उठाई और मैंने उसको वी लुकअप लगाया जनवरी के रिवर्सल से, उसके ज़हन गुमान में भी नहीं होगा कि ये प्रोसीजर हो सकता है, क्योंकि वो आज तक कैसे कट ऑफ करवाता होगा, 4 डॉक्यूमेंट ये, 4 डॉक्यूमेंट ये। तो हम कहते थे कि यहाँ की सेल यहाँ रिकॉर्ड हो गई, वहाँ की सेल, मैंने कहा मैं तो इससे बियॉन्ड सोच रहा हूँ ना। तो क्या मैंने एक ऑडिट प्रोसीजर्स में अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट डाला, और इसलिए डालो ताकि वो इससे वाकिफ ही नहीं हो पाए कि तुम काम क्या करने वाले हो, ऐसा है? और फिर आखिर में वो कहता है कि अपने नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स को बदल दो। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स को बदल दो। यानी अगर आपको ये पता लगा रिस्क असेसमेंट के वक्त कि भाई आप पहले बोलते थे यार ये लो सैंपल मुझे एग्जिस्टेंस चेक करनी है, आप टाइमिंग चेंज करो तो आप पहुंच जाओ, बोलो यार मुझे ये एसेट दिखाओ बगैर बताए, ये नेचर टाइमिंग क्या हो गई, चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि आपका रिस्क क्या हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है। पहले बताओ बातें समझ आती हैं? अनप्रेडिक्टेबिलिटी की और एग्जाम्पल दे दें, अभी दे देते हैं भाई। कोई ऐसा प्रोसीजर, पहले उसके उर्दू में लघवी मायने है कि कोई ऐसा प्रोसीजर जो कि आपने कभी पहले ना किया, और इसके अंदर यू कैन फिट मैनी ऑफ द प्रोसीजर। एक और एग्जांपल दे देता हूं तुम लोगों को, जरा फोकस होकर सुनना। मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है, हाँ IBN नहीं, IBN नहीं था, बैंक वाली नहीं, IBN नहीं था, वो बैंक वाली
जिसके अंदर मैंने कहा था कि आपका जो LGD है, लॉस गिवन डिफॉल्ट, वो वाली एग्जांपल याद आ रही है? लॉस गिवन डिफॉल्ट। तो मुझे समील ये बताओ कि जो लॉस गिवन डिफॉल्ट की जो मैंने सैंपल साइज ज़्यादा सेलेक्ट किया, क्या ये उसके लिए अनप्रिडिक्टेबल था? यस, क्योंकि उसने कभी तस्वुर ही नहीं किया होगा कि मैं इस हद तक जा सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, नेचर, डायमेंशन, एक्सटेंड और प्रोसीजर्स को चेंज किया और उसमें एक एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी को क्या किया, इनकॉर्पोरेट किया। बताओ बात क्लियर है बच्चों? जल्दी से, तुम सबको भी क्लियर है? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ। हाँ जी पप्पू बेहतरीन है। अच्छा अभी फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले जितने भी प्रोसीजर परफॉर्म किए थे बिल्कुल नॉर्मल प्रैक्टिसेस से हटकर आगे, पहले जितने भी प्रोसीजर किए थे वो थे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई फ्रॉड। अच्छा अगर तुम्हें फ्रॉड रिस्क फैक्टर नहीं मिला तो आपने बोला ऑल ओके। अगर फ्रॉड रिस्क फैक्टर मिला, रिस्क फैक्टर मिला, फ्रॉड नहीं मिला, तो आपने ओवरऑल रिस्पॉन्सेज बनाए, एक्सपीरियंस स्ट्रीम, ज्यादा सुपरविजन, ज्यादा रिव्यू, ज्यादा डायरेक्शन। तीसरा नेचर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इनकॉर्पोरेट किया आपने, नेचर, डायमेंशन, एक्सटेंड और प्रोसीजर्स को चेंज कर दिया। ऐसा ही है। ये सारी चीजें कर कराने के बाद, ये सारी चीजें कर कराने के बाद अब आपको दो चीजें और पता लगेंगी, या तो फ्रॉड मिला या नहीं मिला, क्योंकि आपको तो रिस्क था ना। अगर फॉर एग्जांपल जो मैंने LGD वाली एग्जांपल दी थी तुम्हें, अगर मुझे वहां पे फ्रॉड नहीं मिलता तो क्या मैं उस तरफ चला जाता? ये रहा फ्रॉड नॉट आइडेंटिफाइड। तो पहले भी फ्रॉड नॉट आइडेंटिफाइड था, अब भी ये दो बार क्यों आ रहा है? वो तो रिस्क ही नहीं मिला, यहां पे रिस्क मिला, फिर उस पर काम किया और फिर पता लगा कि कोई फ्रॉड नहीं है, तो हमने कहा डू नथिंग, क्या ही कर लूंगा, सब सही है भाई। अच्छा व्हाट इफ तुम्हें फ्रॉड मिला? फिर वो कहता है कंसिडर करें लीगल और प्रोफेशनल ड्यूटी इफ एनी। अगर आपका कानून आपको ये कहता है कि अगर आपको कोई फ्रॉड मिले तो फिर रिक्वायर्ड बाय लॉ, याद है कॉन्फिडेंशियलिटी में रिक्वायर्ड बाय लॉ, तो वो कहता है कि आपने फिर रिपोर्ट करना। अगर तो कानून ऐसा कुछ कहता है तो क्या हम यहाँ पे लीगल और प्रोफेशनल ड्यूटी को कंसिडर करेंगे? यस, वहां पे लिखा हुआ है, वहां से कनेक्टेड भी है ये। आगे दूसरा, रिक्वेस्ट करें मैनेजमेंट को, बराए मेहरबानी ये सेल गलत बुक हुई हुई है, ज्यादा बुक हुई हुई है, पॉलिसी इशू नहीं हुई है, रिवर्सल हो गया, बराए मेहरबानी यहाँ रिवर्स करें, एडजस्टिंग इवेंट है। यही करूंगा ना। कैश चोरी हो चुका है, बोलूंगा हटा भाई, एग्जिस्ट ही नहीं करता यार, लॉस बुक करो, बोला अगले साल कर लूंगा। नहीं भाई, कट ऑफ का मसला है, आज रिवर्स करो उसको। यहां तक भी क्लैरिटी है? चलें जी। फिर हमने कहा कि अगर करेक्ट कर लिया तो हमारी ऑडिट रिपोर्ट पे कोई इंपैक्ट, तो क्या आप ये लिखोगे कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, या ये कहेंगे ट्रू एंड फेयर व्यू है बिकॉज सब सही है यार, मटीरियल में स्टेटमेंट नहीं है। बट क्या ये बात हम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। ऐसा है। आगे फिर वो कह रहा है कि अगर नहीं करेक्ट किया तो फिर भाईजान ये डाउट क्रिएट होगा, ये डाउट क्रिएट होगा ओवर द एंटिटीज इंटेग्रिटी। तो उस केस के अंदर आप क्या करेंगे? विड्रॉ कर लेंगे। ऐसा ही है, पक्की बात है। अच्छा जैसे अलिजबा ने एक अच्छा सवाल किया, सर कैम आ सकता है? अगर आपने रेवेन्यू पे ज्यादा काम किया है ना तो आप उसमें ये नहीं लिखेंगे। देखिए एक बात समझिएगा, कैम में मैंने एक चीज भी बताई है आपको, आप कैम में ऐसे अल्फाज नहीं लिख सकते कि फ्रॉड हुआ था। कैम में ये तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, याद है एक बात थी कि बताना जो है वो अल्टीमेटली कंपनी के फायदे के बजाय क्या हो जाएगा? नुकसान। याद आ रहा है वो वाली बात? सही है जी। अच्छा जरूर मतलब मैनेजमेंट आउटवे वाला, बिल्कुल। The ultimate benefits of communicating the CAM will outweigh the economic benefits to be received from the disclosing the CAM। बात समझ आती है? वही वाली बात है। खैर आगे सुने। अब मैं ये कह रहा हूं कि देखो मैनेजमेंट ने अगर सही नहीं किया तो मैनेजमेंट मतलब मान नहीं रही है। अच्छा हो सकता है मैनेजमेंट खुद भी इन्वॉल्व नहीं हो, बट वो कह रही है यार हम अगले साल कर लेंगे, हम राजी हैं, पर अभी यार हमारा प्रॉफिट हिल जाएगा। तो हम बोलेंगे भाई तुम्हारे प्रॉफिट की ऐसी की तैसी मटीरियल में स्टेटमेंट है, सही करो उसको। तो अगर वो सही नहीं करते तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट हो, क्योंकि तुम बोलोगे अगर यहाँ मसला ही तो मेरे सामने आ गया, पता नहीं कहाँ कहाँ मसला होगा। तो अगर ऐसे कंसर्न्स होंगे आपको तो यू माइट कंसिडर विड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट, बट इफ प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल। ऐसा है। तो चलो एक और बात बताओ,
नहीं, ये किसने कह दिया कि फ्रॉड इज ऑलवेज मटीरियल? 5,000 की चोरी हुई है, मटीरियल तो नहीं है ना, क्वालिटेटिव है। ऐसे तो बैंक्स हैं, तो बैंक्स में तो आपको हर साल कोई ना कोई चोरी मिलती है, क्यों? क्योंकि कैश का बिजनेस है। तो क्या आप ये कहेंगे कि मैं रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दूं? नहीं, ऐसा ही है। हाँ, सब्जेक्ट वो सही हो जाना चाहिए, वो सही हो जाना चाहिए, सही है। अच्छा जी, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करेंगे ना, ऊपर लिखा हुआ है ना जानी, ये रहा देखो, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को तो लाजमी करना है। अच्छा, हसान नबील कह रहे हैं भाई फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड तो मटेरियल होगा ना। बेटा मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जैसे अगर कंसर्न्स आएंगे और अगर वो सही नहीं हुए तो वो तो इटसेल्फ क्या है, मटेरियल। आपका सवाल पूछने से पहले ही आपको जवाब पता होना चाहिए। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या 1-2 हज़ार के लिए होती है? ज्यादा इम्पैक्ट होता है यार। मतलब मैं, अच्छा एक तो मैं कंट्रोल ओवरराइड कर रहा हूँ, ऊपर से मैं एंट्री भी 2,000 रुपए की मार रहा हूँ, वाह भाई वाह। मैंने कहा क्या बात है भाई, सही है, ओवरऑल एफएस के लिए होती है ना, तो समझे हसान, ये बात है ना, तो वो तो होगी एफएस के लिए। अब जैसे जिस बैंक का मैं ऑडिट कर रहा हूँ, जिसका तुम्हें बताया, उसके अंदर ऑडिटर ने क्लीन रिपोर्ट दी थी, उसके अंदर ऑडिटर ने क्लीन रिपोर्ट दी थी, मतलब उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं थी। और लॉजिक है उसके पीछे इसलिए नहीं थी क्योंकि जो भी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हुई थी वो सब क्या हो गई, रिवर्स हो गई, सही हो गई, मैनेजमेंट चेंज हो गई, फारिग हो गई, निकाल दिया गया। इवन जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो तक इन्वॉल्व हुआ, उसने बोला फारिग करो सबको, तो एक एक को निकाला, उनसे बोनस की रिकवरी की, अदालत में पेश हुए, सब हुआ। तो क्या मैं ये कहूँगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है? अब तो हो गए ना सही यार, तो जब सही हो गए तो सही दो ना रिपोर्ट। ये दिमाग में नहीं कभी लाना परसेप्शन के अगर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है तो कंपनी की बजा दूंगा मैं। भाई यार देखो तो सही किया या नहीं किया, उसकी वजूहत क्या है। अगर मैं कह रहा हूँ चलो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हुई है तो जाहिर सी बात है एक बड़े पैमाने पे हुई होगी, तो मैं कह रहा हूँ अगर सही नहीं किया तो वैसे ही डिस्क्लेमर है, पता ही नहीं कहाँ मसला हो सकता है, ऐसा है तो डिस्क्लेमर है, एडवर्स है, तो फिर अपने ओपिनियन पे देखो ना इम्पैक्ट पर। वो कब देखोगे जब सही ना हो। अच्छा जी, अगर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से फ्रॉड को डिस्कस करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ इममटीरियल और मटीरियल, नहीं हम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को इममटीरियल नहीं बताते। क्या बताते हैं? क्योंकि आपको तो मैंने यही सिखाया ना कि उसके पास कौन सी बात जाएगी। अच्छा चलो, तुम कवर लेटर में अपने बोर्ड लेटर के अंदर अपने जो कम्युनिकेशन कर रहे हो उसमें लग रहे हो कि भाई एक चौकीदार था, सही है, वो चाय का कप लेके भाग गया, क्या बॉदर करेगा वो? क्या बोलेगा वो? तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये बातें बता रहे हो। दो शब्द गवर्नेंस को नहीं, सिग्निफिकेंट मैटर्स जाते हैं। बात क्लियर है? चलें जी। अच्छा हाँ, एक चीज देखो, एक बनता है मैनेजमेंट लेटर, मैनेजमेंट लेटर में सारी डेफिशिएंसीज में डालता हूँ, वो मैं कम्युनिकेट करता हूँ, बट अगेन वो दैट शुड हैव टू बी मटेरियल यार, जिसका फाइनेंशियल। देखो आपने कंट्रोल सीखे मेरे साथ, उस कंट्रोल में हम इम्प्लीकेशन बताते थे, हाँ या नहीं, कि ये कंट्रोल वीकनेस है तो इसका इम्पैक्ट ये होगा, पर वो इम्पैक्ट हैज टू बी मटेरियल, वरना किसको फर्क पड़ेगा? बता भाई, गवर्नेंस बोलेगी भाई ये बता भी रहा है तो 10 कप भी चोरी हो जाए मेरी जात पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? कोई काम की बात बताओ यार। क्लियर है? आगे मैनेजमेंट लेटर का आया था भाईजान, वही इंटरनल कंट्रोल है ना 315। यस बिल्कुल, ओवरऑल समील कह रहे हैं सर ये 4 पॉइंट से मटेरियल फ्रॉड्स के लिए, 4 पॉइंट से मटेरियल फ्रॉड्स के लिए मतलब समझा नहीं। नहीं वो कुछ कह रहे हैं ना, ये समील कह रहा है कि ये 4 पॉइंट से मटेरियल फ्रॉड्स के लिए। कौन से 4 पॉइंट? ये वाले जो आखिर में लिखे हैं, फ्रॉड आइडेंटिफाइड। यस, तो लॉजिकल बात है ना, अगर ये मटेरियल फ्रॉड के लिए, मैं फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ 2,000 रुपये की चोरी हुई है, 5,000 रुपये की चोरी हुई है, क्या ये एसबीबी को बताऊंगा? भाई वो तो वहीं पे बद के खत्म हो गया ना। अच्छा जी, अब एक एक करके। ईशा ने अच्छा सवाल किया है कि सर हमने ये भी तो पढ़ा था ना कि नो टॉलरेंस ओवर पैटी थेफ्ट, कंट्रोल एनवायरनमेंट में, याद है? नो टॉलरेंस ओवर, तो मैं तो कह रहा हूं कि टॉलरेंस नहीं है ना, उसने रेमेडियल एक्शन ले लिया, सही कर लिया। तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि जो नो टॉलरेंस है वो ऑडिटर की तरफ से या मैनेजमेंट की है? मैनेजमेंट की है ना। तो मैनेजमेंट कह रही है यार अगर छोटी चोरी हुई है, मैंने उसको पनिश किया, उसको डिमोट कर दिया, उसको निकाल दिया इदारे से, तो क्या उसने रेमेडियल एक्शन ले ली है?
क्या उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी एंट्री मार ली। अब इससे ज़्यादा क्या बचता है भाई? तुम तो ओपिनियन किस पे दे रहे हो? एफएस सही हो गए, सही रिपोर्ट दो, गवर्नेंस को बता दो ये मटेरियल फ्रॉड हुआ है। क्लियर है ईशा? बात क्लियर है? तला अहमद ने 5वीं बार कॉपी पेस्ट किया है। अगर मटीरियलिटी 5 मिलियन है और फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 4.5 मिलियन की हुई है। अच्छा, अब फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 4.5 तो मटेरियल होगी भाई। देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि अप्रोचिंग मटीरियलिटी भी होता है करीब करीब, तो 4.5 मिलियन की जो चोरी हुई है, सही है जी, क्या वो सही हो रही है नहीं हो रही, सवाल ये है। अब अगर अप्रोचिंग मटीरियलिटी भी होता है ना, तब भी आप कहते हो अगर वो सही नहीं कर रहा तो आप कहते हो कि वो भी क्या है, मटीरियल है, क्योंकि वो क्वालिटेटिवली मटीरियल होती है। फिर क्या हो जाती है, वो करीब करीब है। बात क्लियर है तला? अच्छा, मुजम्मिल हुसैन कह रहे हैं सर कैश चोरी वाले केस में इफ मैनेजमेंट अगर अपना कैश रखवा दे फिर पीरियड के बाद दोबारा चोरी कर ले। अच्छा, मैनेजमेंट अपने घर से कैश लाएगी, बातें सुन रहे हो इसकी? वो कह रहा है मैनेजमेंट अपना कैश रखवा ले और ईयर एंड के बाद वापस से चोरी कर ले, तो अगले साल मैं ऑडिट करने नहीं आऊँगा। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, वो कैश खर्च ही नहीं कर रही। मतलब आप दिमाग देखें चोर का, सुने चोरी का अंदाजा देखें भाई का। उसने बोला मैनेजमेंट ने कैश चोरी कर लिया और फिर वापस ला के रख दिया, दिखाने के लिए क्या। मैंने कहा चलो सही है, अगले साल फिर हम आएंगे, फिर वो ला के रख देंगे। तो मतलब तुम खर्च ही नहीं करने दे रहे उसको। यही तो भाई का खौफ होना चाहिए, है या नहीं है? ये कैसी बात हो गई भाई? चल ये कैसी बातें करता है? मतलब वो बोल रहा घर पे लेके चला गया कैश, फिर आके रख भी दिया गिनवाने के लिए, फिर ईयर एंड के बाद लेके चला गया। चोरी क्या हुई भाई? ये तो मेरे ख्याल से खेल ही रहा है, पैसा को देखता हो प्यारे लग रहे हैं, वापस ला के रख दिए। तो अल्टीमेटली सर सही करने का मतलब यही है ना कि अपने एफएस में डिस्क्लोज किया हो फ्रॉड को। नहीं किसने कहा एफएस में डिस्क्लोज किया हो? एफएस में अकाउंटिंग हुई हो, अभी तो पूरा एक्सप्लेन किया। देखो ये बच्चों को मिस कॉन्सेप्ट, बच्चों को पता है क्या पढ़ाया जाता है, फ्रॉड हुआ बजा दो कंपनी की। अबे भाई सही भी तो हुआ, मैं तो प्रैक्टिकली देख के आ रहा हूँ ना। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सर इसका मतलब है, हसान राजपूत कह रहे हैं कि डिस्क्लोज हुआ फ्रॉड। नहीं, गलत कह रहे हो भाई। मैं कह रहा हूं कि अगर एक हेड में चोरी हुई है, कैश गायब हुआ है, तो तुम कह रहे हो मेरे फाइनेंशियल्स में 1 मिलियन आ रहा है, गिना तो 9 मिलियन था, गिना तो 9 लाख रुपए था, तो 1 लाख रुपए का लॉस बुक करना चाहिए। मैं डिस्क्लोज क्यों करूं जब अकाउंटिंग हो गई है? कोई सिग्निफिकेंट इवेंट, सब्सिक्वेंट इवेंट तो नहीं है। बात समझ आ रही है? क्लियर है? जल्दी बताओ आसान। रिकॉर्डिंग करनी है, बिल्कुल एंट्री बना दो, कहानी खत्म। तो तुम क्या कहते हो, तुम्हारी अजर्शन होती है ना कि एग्जिस्टेंस की, तो तुमने वेरीफाई किया, तुम्हें एग्जिस्टेंस नहीं मिली, तो क्या तुम्हें उसको प्रोवाइड करा देना चाहिए, राइट ऑफ करा देना चाहिए? यस, खत्म करो कहानी। ये वो करेक्शन ऑफ एरर में जो आपने एक एग्जांपल दी थी ना कि रेमेडियल एक्शन वाली, वही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। रेमेडियल एक्शन वाली बिल्कुल ऐसा ही है। सर अगर करेक्ट नहीं किया फ्रॉड की अमाउंट को तो रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं होगी, हम सीधा विड्रॉ की तरफ जाएंगे। नहीं देखो, पहले तो अगर वो करेक्ट नहीं किया तो पहले, अगर आपको देखो, अगर इफ कह रहा हूं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इफ अगर हमारे पास डाउट्स है मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे, तो आप रिपोर्ट नहीं देंगे, आप बोलेंगे अल्लाह हाफिज। पर अगर प्रैक्टिकल और पॉसिबल नहीं है तो क्या रिपोर्ट में अनक्वालिफाइड ओपिनियन देंगे या मॉडिफाइड रिपोर्ट देंगे? मॉडिफाइड रिपोर्ट देंगे ना। अब उसके अंदर आप एक्सेप्ट फॉर भी कर सकते हैं, एडवर्स भी दे सकते हैं और डिस्क्लेम भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। रिपोर्ट तभी तो की हुई है ना पहले, सही है। अच्छा, आके वाली कह रहे हैं सर ये देखो ये इसके अपने घर के मसले, ये रहा रक्षा चलाता ना ये बंगी इधर। सर ये जो पेट्रोल पंप वालों ने मीटर सेट किया होता है, मतलब कम क्वांटिटी डालते तो ये फ्रॉड में आएगा, पर ये फ्रॉड तुमसे कर रहा है। रक्षा वाले भंगी तुमसे फ्रॉड हो रही है, नहीं समझ रही है भाई। यही चीज, मुझे एक बात बताओ, कंपनी को तो पूरे पैसे मिल रहे हैं ना, आप अभी ऑडिटर बन के सोच रहे हो या खुद रक्षा चलाने वाला बन गया भंगी? ये भी जैसे यहाँ लोग बैठे हैं, इनको भी लेता हुआ जा, साथ में पेट्रोल भरवाना। चसी बातें कैसी कर रहा है भाई? कंपनी के हिसाब से सोचो ना भाई। कंपनी ने अगर मीटर में 100 दिखाए हैं, भाई 50 लीटर भरा तो पैसे कितने लीटर के आने चाहिए? 50। ये फ्रॉड नहीं है, ये फ्रॉड किससे हो रहा है? आवाम से हो रहा है ना। मैं ऑडिट किसका कर रहा हूँ? आवाम का, कंपनी का? कंपनी का, सही है।
अजीब भाई पठान आदमी है यार, बोल रहा है कि भाई अगर वो जो फ्रॉड करते हैं, भाई तू कंपनी का ऑडिट कर रहा है अपना ऑडिट कर रहा है, पहले तो ये देख ले। सही है भाई, क्लियर है आके। ऑडिटर को साथ पेट्रोल बनाते हुए किया था। हाँ ऑडिटर को ले जा बाइक के ऊपर। सर अगर एक फ्रॉड मिला, चलो भाई हसान नबील ने भी, हाँ आपने बदले भी लिया था। अच्छा भाई हसान नबील कह रहा है कि अगर एक फ्रॉड मिला है, ओ ओके, रिगार्डिंग फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बड़ा सोच के लिखा है इसने, देखते हैं आगे क्या है। एक फ्रॉड मिला है रिगार्डिंग फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो ओवरऑल डाउट क्रिएट होगा इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। एक कौन सा फ्रॉड मिला है, कहाँ मिला है, जवाब तो दो ना, आपने तो खुला मैदान रख दिया। क्या फ्रॉड मिला, मतलब एग्जाम्पल भी तो बनाओ ना उसकी। अब ये कह रहा है एक फ्रॉड मिला है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के तहत, कौन सा, किधर, रेवेन्यू ओवर स्टेटेड, मेरी वाली एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला ना डाउट क्रिएट हुआ था, हाँ या नहीं, क्या मैंने काम किया, सही करवा लिया, इंटेग्रिटी पे डाउट आया था मुझे, यस आया था, मना तो नहीं किया मैंने, पर अब सही कर लिया तो क्या डाउट खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गई बात। इसके आगे क्या है, मतलब कवर तक पहुंचा गया हूं उसको, नहीं सवाल है ना, मतलब मार दूं उसको जान से, भाई सही है ऑडिटर हो, मतलब बाप तो नहीं हो उसके, कर लिया सही उसने। मोहित शबीर कह रहे हैं सर फ्रॉड में विड्रॉल या डिस्क्लेमर कब देंगे, भाई मैंने आपको क्या कहा, अगर आपको सीरियस कंसर्न्स हैं, अगेन रिपीट कर रहा हूं, 5वीं बार इसको रिपीट पे लगा के सुनते हुए हैंड फ्री में सोना, अगर आपको सीरियस कंसर्न्स है मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे, के हर जगह पंगा कर रही है, हर जगह तुमने जेई टेस्टिंग की, मल्टीपल जगह पंगा निकला, और वो मल्टीपल जगह के पंगे सही नहीं हो रहे, क्या ये डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे, क्या ये सीरियस कंसर्न्स हैं, रिपोर्ट दोगे विड्रॉ करोगे, चलो अगर विड्रॉ नहीं कर रहे हो, आपको कोई सबूत ही नहीं मिल रहा, क्या करेंगे, डिस्क्लेमर, तो डिस्क्लेमर क्यों, क्वालिफाइड दे दो ना, नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट यार, नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट, तो जैसी सिचुएशन होगी वैसा होगा। मैं कौन होता हूं ये कहने वाला इस केस में ये कर लेना, भाई हालात वाकयात तो आपके सामने होंगे, तभी तो सिखाया हुआ है, सही है, परवेजिव है, बिल्कुल ऐसा है मुस्तफा, अगर इंटेग्रिटी पे डाउट आएगा तो बाकी एरियाज में सैंपल साइज क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, अदर लॉसेस में आता है, सही है समील, हाँ जी भाईजान यहां तक क्लैरिटी है, क्लियर है, जल्दी बता दो, ओके जी गुड। अब एक प्रश्न, एक सवाल जी, तो टैक्सेशन का है ना अली, हम टैक्स वाले में देख लेंगे कि क्या चल रहा है, कहानी यहीं आके रुकेगी ना, एक्सपीरियंस टीम को ले आना अली हसन, क्या मसला है इसमें, टैक्स वाले ने अगर अकाउंट्स ले गया, वो बोले भाई टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स वाला अकाउंटिंग रिकॉर्ड लेके चला गया, तो वैसे ही तुम्हारी स्कोप लिमिटेशन है जैसी, तो इंटेग्रिटी का तो बाद में सोचना, पहले ये सोच लो ऑडिट कैसे करोगे, एविडेंस ही अवेलेबल नहीं है, स्कोप लिमिटेशन हो गई, परवेजिव नेचर की डिस्क्लेम कर देना भाई। अली हसन क्या हो गया यार, मतलब अपने दिमाग को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करो, पैरामीटर्स बता दिए ना, एक एक करके सोचो, खुद ही आंसर आता रहेगा ना, सही है अली हसन। अच्छा सैयद मोहम्मद अली नकवी ने कहा है सर अगर इन्वेंट्री शीट में कोई आइटम ना हो और वो इन्वेंट्री काउंट में मिल जाए तो चसी मौजूद है ना, इसमें रिस्क क्या है, कंप्लीटनेस का रास्ता डाल दो फाइनेंशियल्स में, ऐसा ही है। अली नकवी इसमें फ्रॉड क्या है, कुछ भी नहीं है, पड़ी हुई है, डलवा दो भाई, पकड़ में आ गई। अच्छा जी अभी इन चीज़ों से बाहर आओ और पहले ये रीड करते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, पहले मैं बोल रहा है एनालाइज करो ऊपर वाली सिचुएशन और असेस करो कि क्या ये फ्रॉड है या एरर है, सही है, चलें जी। The quantity of material scrapped
during the year is materially different from the quantity of scrap sold. हाँ जी, quantity of material scrapped during the year is materially different from the quantity of scrap sold. कंपनीज के रिकॉर्ड ये बता रहे हैं ना ओपनिंग बैलेंस था ना क्लोजिंग बैलेंस है. नो रिकंसिलिएशन फॉर द डिफरेंस हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी. सही है. सिचुएशन तो पहले समझ लेना, सिचुएशन को समझते हैं पहले. सिचुएशन ये है कि कंपनी ने बोला कि भाई ये XYZ माल है. सही जी. हमने कहा ये हमारी इन्वेंट्री है. सही जी. हमने इसको क्या कर दिया, स्क्रैप कर दिया. स्क्रैप मतलब हमने बोला भाई ये अभी काम की नहीं है. जैसे पुराने आइटम्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं अपने पुराने लैपटॉप्स देखूं जो मैं पहले पढ़ाता था, तो वो T26 के लैपटॉप होते थे छोटे छोटे, हमारे पास 25 पड़े हुए हैं. अब हमने क्या करना है, उसको स्क्रैप करना है. स्क्रैप का मतलब है उसको बेचना है कम दामों पे, क्योंकि वो बिकेंगे भी कम दामों पे. यहाँ तक की बात क्लियर है? ये मेरे ख्याल से हमें 1 मिनट बंद करना पड़ेगा. ओके. अच्छा ये अब सुने प्लीज फोकस के साथ जल्दी से. हमने कहा स्क्रैप करना है मुझे. सही है. अच्छा जी, अब हमने कहा जब स्क्रैप हुआ तो यहां पे लेट से अगर मेरे पास 900 यूनिट्स आ रहे थे, तो जो सोल्ड हुई है ना क्वांटिटी, वो सोल्ड हुई है 540. तो क्या ये मटेरियल डिफरेंस है? ऐसा ही है. तो इदारे के पास जो पैसे आने चाहिए वो कितने यूनिट्स के आने चाहिए? ऑल टुगेदर 900 यूनिट्स के. अच्छा, अब ये जो माल गायब है इसका हमें कुछ पता, इट इज नॉट सपोर्टेड बाय एनी डॉक्यूमेंटेशन या रिकंसिलिएशन. व्हाट डू यू थिंक दैट दिस इज एरर और फ्रॉड? फ्रॉड. ये एरर फ्रॉड है, पक्की बात है. तो इसका लिखने का तरीका, क्योंकि पहली बार कर रहे हो ना, तो हमने सवाल से क्या उठाई, सिचुएशन. तो हमने कहा द क्वांटिटी of material scrapped during the year is materially different from the quantity sold. Further, this is not supported by any sort of documents and there is no reconciliation for the remaining scrap items. This seems to be a fraud. सीधी सी बात, आंसर हो गया. समझ आई? सिचुएशन में ढल के देखा ना. अच्छा, अगर इसकी रिकंसिलिएशन होती है ये यहाँ पड़े हुए हैं, यहाँ पड़े हुए हैं, तो क्या ये फ्रॉड के जुमरे में आता? आप बोलते कुछ भी नहीं है, रिकंसिलिएशन मौजूद है यार. बात क्लियर है? चलें जी. तो हम अगर इसको रीड करें, इन द एब्सेंस ऑफ एनी वैलिड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट फ्रॉड एंड इट सीम्स टू इन्वॉल्व द थेफ्ट ऑफ एन. यार मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट से इसने लिंक कर दिया. जाहिर सी बात है, पहला सवाल है, तुम्हें खाली पिक करने में थोड़ा सा वो होना है कि भाई इसको तुमने डालना था मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट में. ऐसा ही, क्योंकि इसकी कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं है. यहां तक क्लैरिटी है? पक्की बात है. आ जाओ दूसरा देखते हैं. इजीली बताओगे क्योंकि एक मोमेंटम बनना चाहिए ना फ्रॉड के सवालों का. आ जाओ जी. सेल्स फॉर द ईयर हैव इंक्रीज बाय 7% ओवर द प्रीवियस ईयर. यानी पिछले साल के मुकाबले में इस साल की सेल जो है जानी 7% से ज्यादा है. चलें देख लेते हैं अभी. However, it has been noted that the sales in last 2 weeks of June have been, अच्छा ईयर एंड भी क्या है हमारा, जून है. लास्ट वीक ऑफ जून 2010 have been exceptionally high and represent 15% of the annual sales. यानी 15% सेल्स साल के आखिर में बुक हुई है. Do you think that this is a fraud risk factor? Do you think ऐसा है? You need to be aware about it. Very good. आगे सुनो. The audit working paper carry the following observation in respect of the above. 70% of the sales in the last 2 weeks of June were made to new customers
whose credit assessment has not been formally documented. मतलब ये पूरे एक ही केस है, हाँ, ये समा बना रहा है, वो बोल रहा है कि भाई एक तो साल के आखिर में सेल हुई है, 15% पूरे साल की सेल साल के, और उसी का 70% ऐसे लोगों को दिया गया है जिसकी क्रेडिट असेसमेंट, तो मतलब होगा ही नहीं ना। कहने का मतलब ये है। आगे, significant portion of the goods sold to the above referred customers were returned in the first week of July. रिवर्स हो गई, कि वो सारी कहानियां हैं ये वाली कि सेल हुई और सब्सिक्वेंटली क्या हो गई, रिवर्स हो गई। मैनेजमेंट बोनसेस आर लिंक्ड टू ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। तो क्या ये तुम लोग मुझे बताओगे, क्या ये टेम्पटिंग है कि वो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मुलविस होंगे? बिकॉज देयर इज एन इंसेंटिव फॉर द मैनेजमेंट टू कमिट फ्रॉड। बात समझ आ रही है? तो दिस इज हाउ यू थिंक। क्लैरिटी है? रीड कर लें। चलें जी, आ जाएं। हमने कहा इन केस ऑफ फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दिस इज द केस ऑफ फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एज इट सीम्स that the management has tried to inflate the sales in order to deceive financial statement user, and apparent intention behind this action is the management bonuses which are linked to the operating performance. यही बात आप अपनी अंग्रेजी में लिख लेते कि there is an incentive for the management to commit fraud, that's why they have inflated sales at the year end, which is subsequently reversed. This is a fraud risk factor. अचीव हो सकता है, दिमाग चलना चाहिए। आगे चलें, ये बता दिया तो मजा आ जाएगा। इधर हमने ये कहा ड्यूरिंग द ईयर ASPL परचेज अ मशीन फॉर रुपीज 25 मिलियन की मशीन है। द पेमेंट वाउचर इज ड्यूली सपोर्टेड बाय द इनवॉइस फ्रॉम द सप्लायर। इनवॉइस भी है, 25 मिलियन की मशीन भी है। आगे, however the fixed asset schedule provided by the client shows that the capitalized amount is rupees 2.5 मिलियन, यानी कैपिटलाइजेशन जो हुई है वो कितने की हुई है जानी, 2.5 मिलियन की, यानी 22.5 मिलियन से कम। डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज ऑन दिस अमाउंट। द डिफरेंस ऑफ रुपीज 22.5 मिलियन इज अपियरिंग इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखें, इसको यूं समझाता हूं एंट्री वाइज। उसने पीपी को किया डेबिट, सही है, कितने से, 2.5 से। बैंक को किया क्रेडिट 2.5 से। ये बना चुका है, अब आगे सुनिएगा। वेरी गुड यार, ऑनलाइन वालों पकड़ लिया इन लोगों ने, बिल्कुल सही। इधर सुनो, जब बैंक स्टेटमेंट आई ना, बैंक स्टेटमेंट, तो बैंक स्टेटमेंट में पैसे जा चुके हैं। पैसे जाने, बैंक में पैसे जाने का मतलब डेबिट होता है ना। 25 मिलियन गए हुए थे बैंक से। बैंक से कितने गए हुए? तो जाहिर सी बात है बैंक रिकॉर्ड बनेगी, आउट हो गया बैलेंस। तो हमने कहा बैलेंस एज पर बैंक बुक हमारे पास, अज्यूम कर रहा हूं, आ रहा है कोई 100 का, सही है। और हमने कहा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ रहा है हमारे पास 77.5 का, यानी इसको हम कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 75, सही है, 100 रुपये थे ना। और हमारे पास यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको 97.5। डिफरेंस कितने का है? 22.5 का। ये डिफरेंस आ रहा है कहाँ पे? बैंक रिकॉन में। बैंक रिकंसिलिएशन ऐसे ही बनती है ना। अच्छा, जब बैंक रिकॉन में ये डिफरेंस आ रहा है तो ये इस बात की निशानदेही है कि ये एरर हुआ है। अगर डिफरेंस नहीं आ रहा तो मतलब यहां से भी गायब हो जाता। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है ये पंचिंग एरर है कि पीपी में भी कितना गया, 2.5, बैंक से क्रेडिट भी कितना हुआ, 2.5, और इसकी सोने पे सुहागा जो स्टैंप लग रही है ना सही होने की, वो ये है कि इनवॉइस भी 25 की मौजूद है और पैसे भी कितने गए असल में, 25, खाली एंट्री गलत बनी है यार। तो दिस इज एरर और फ्रॉड? एरर। Since this is supported by the invoice of vendor and the amount is still appearing in bank reconciliation. पहले बताओ बात समझ आती है?
तो ऐसे यू थिंक कि ये फ्रॉड है या एरर है। चलें इसी को देखते हुए खाली ये तुम लोग मुझे बताओगे, हाँ ये तुम्हें लिख बताना है, अभी मुझे वर्बली बताना है, सही जी। जस्ट कंफर्मिंग, यहाँ पार्ट 1 एंड 2 आपने सीम्स वर्ड यूज किया है, मीन्स हम 100% श्योर नहीं है, ऐसी बात है। कंक्लूड तो नहीं करोगे ना, सीम्स लिखोगे। आगे, डिस्क्राइब फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स इफ एनी दैट आर इंडिकेटेड इन द, आपने फ्रॉड रिस्क फैक्टर बताना है, फिर वजह भी बतानी है। पैसे पे होगा जितनी इनवॉइस में लिखे थे तो इनकरेक्ट एंट्री, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आगे आगे लिखना प्लीज फोकस के साथ। अगर सीधा सीधा लिख दिया ना तो बेटा आपको वापस बुला लेगा समील, जब कह रहा हूँ एक बात तो वही बात रिपीट करने की क्या नीड है, यानी इधर प्लीज फोकस के साथ। जब कह दिया ऊपर कि हाँ यार आपने सीम्स नहीं लिखना, फिर ये सवाल पूछने की क्या नीड है कि सीधा सीधा लिख दिया तो क्या होगा, मतलब वही होगा ना कि जो अगली अटैम्प्ट में भी अल्लाह ने करे ऐसे सवाल पूछ रहे होगे, फिर तीसरी अटैम्प्ट में आपको याद आ जाएगा कि नहीं पूछना, सही है ना। फोकस यार जानी, कैसी बच्चों वाली बातें कर रहा है, इतना तेरे को मैं मेच्योर समझता हूँ। इधर प्लीज, एट द प्लानिंग फेज ऑफ द प्रूडेंट लिमिटेड a listed company senior auditor of your team submitted the following information। सही है जी, बहुत फोकस हो गया तुम लोगों ने बताया, तुमने बताना है फ्रॉड रिस्क फैक्टर, और फ्रॉड रिस्क फैक्टर के लिए फिर तुम्हें जस्टिफाई करना होगा इंसेंटिव है, प्रेशर है या अपॉर्चुनिटी है। चलें आगे, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज रिसेंटली अपॉइंटेड मिस्टर स्मार्ट एज अ न्यू CEO whose remuneration is mostly based on earnings। हाँ जी, देखो मुस्तफा ने लिख के, परफॉर्मेंस बेस्ड रेम्यूनरेशन ऑफ CEO मेक्स एन इंसेंटिव फॉर हिम टू कमिट फ्रॉड, सो दिस इज द फ्रॉड रिस्क फैक्टर। नहीं लिख सकते, आसान है ना, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि ऐसे सोचना है। चलें जी, रेम्यूनरेशन उसकी बेस है किसके ऊपर, अर्निंग्स के ऊपर। दिस इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर बिकॉज देयर इज एन इंसेंटिव फॉर CEO टू कमिट फ्रॉड। पूरा सिचुएशन बनानी है ना, सिचुएशन उठाई, आपने बोला इसके वजह से क्योंकि उससे लिंक्ड है तो वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर है क्योंकि उसके पास क्या है, इंसेंटिव है। सही है, वेरी गुड यार ऑनलाइन वालों, बेहतरीन हो गया भाई। इस पर कोई शक व शुबा है, पक्की बात है, क्लैरिटी है, देख लो तुम, लिखा हुआ भी यही होगा, लिंक विद ऑपरेटिंग दिस में क्रिएट इंसेंटिव फॉर, सिंपल वही बात है, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है। आगे दूसरा 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 दूसरा, सही है, मिस्टर स्मार्ट इज रेप्यूटेड एज अ सीजन्ड बिजनेस एग्जीक्यूटिव एंड हैज बीन अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमिटी। मिस्टर स्मार्ट कौन है, CEO, ऐसा ही है, और वो ऑडिट कमेटी के चेयरमैन का क्लोज फ्रेंड है, लिखा हुआ है ना, गुड फ्रेंड है। क्या मसला है, सोचें। CEO को पता लग जाएगी, बता देगा, तो इसमें क्या है उसके पास, अपॉर्चुनिटी, वेरी गुड। इंडिपेंडेंस रिपेयर होगी तो आप उसमें लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका तो वही है, सिंस द मिस्टर स्मार्ट इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ इंडिपेंडेंस एज वेल, इंडिपेंडेंस का मसला है ना, एंड जो हेड ऑफ या चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी माइट डिस्क्लोज द डेफिशिएंसीज टू CEO। दिस क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर CEO टू कमिट फ्रॉड या फ्रॉड इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो दिस इज द फ्रॉड रिस्क फैक्टर। वेरी गुड यार, बात समझ आती है, तो क्या मुश्किल है, पर ये बातें सवाल में छुपी हुई होंगी, ये पिक करनी है आपने। और ये याद है मैंने पहली क्लास में बताया था चेयरमैन वाली बात, कि ऑडिट कमेटी उसको रिपोर्ट करती है, वो जो मैंने बातें की थी वो सारी प्रैक्टिकल बातें यही आ रही हैं। आगे चलें, गुड, वेरी गुड। आगे, सिंस हिज ज्वाइनिंग ही हैज proved to be the main decision maker and the board appears to be relying considerably on Mr. Smash and less interested in day-to-day operations of the company। बात समझिएगा, heavy reliance on a single person may be create opportunity। ऐसा ही है ना, वो जो कहता है उसकी बात कोई रद्द नहीं कर रहा, ऐसा है। चलें जी, वेरी गुड। तो हमें यहाँ पे भी देख लें, ineffective oversight of board on activity management provides opportunity of the fraud। मतलब देखो पिक तो कर रहे हो तुम, माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। इधर अब आ जाओ आखिरी वाला,
बोर्ड्स मेन कंसर्न इज नाउ द ग्रोथ इन नेट अर्निंग एस्टिमेटेड फॉर नेक्स्ट ईयर, यानी वो बोल रहा है भाई अगले साल में 30% का प्रॉफिट मांगता है, विच मिस्टर स्मार्ट स्ट्रांगली बिलीव्स दैट विल बी 30% एट द मिनिमम। वो कह रहा है भाईजान आपको भाई आपका अचीव करके देगा ना 30%, क्या मुसीबत है? प्रेशर, वेरी गुड यार, देयर इज अ प्रेशर ऑन सीईओ टू अचीव टारगेट, तो दिस इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर, वेरी गुड यार। आगे, there are number of instances of lack of segregation of duties and Mr. Smart being cost conscious allowed situation to continue। हाँ जी, अपॉर्चुनिटी, ऐसी बात है सेग्रीगेशन में ड्यूटी नहीं है तो अपॉर्चुनिटी होगी, ऐसा ही है। ये देखो, इनइफेक्टिव मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरनल कंट्रोल क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर लोअर मैनेजमेंट टू कमिट फ्रॉड, तो देखने वाले ही नहीं है। चलें जी, वेरी गुड यार, ऐसे लिख रहे हैं शवाडर। देयर इज अ बिग ले ऑफ प्लान इन प्लेस, ये बता दिया ना मान जाऊंगा, नहीं सुनना, बिग ले ऑफ प्लान है। ले ऑफ प्लान का मतलब ये है कि भाईजान वो बोल रहे हैं कि ऐसी की तैसी आपको निकाल दिया जाएगा। सच प्लान ऑल्दो इट हैज बीन केप्ट टॉप सीक्रेट, यानी होता ही है कि जब किसी को निकाला जाता है तो ना बाहर आवाज आ जाती है कि यार ये होने वाला है। तो मुझे बताओ, दिस ले ऑफ विल हेल्प द कंपनी टू अचीव हायर ग्रोथ इन अर्निंग, ऐसी बात है कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये सोचो, प्रेशर नहीं, गलत, वेरी गुड, ये एक बच्चे ने सही लिखा है, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन और एटीट्यूड, ये भी एक फैक्टर होता है। रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन का मतलब ये है कि अब वो बोलेगा मुझे निकाल रहा है ना वो ऐसी की तैसी, मैं भी गलत करूंगा इनके साथ, तो एटीट्यूड ऐसा होगा। ये देखो, adverse relationship between entity and employee having access over assets provides employees incentive for fraud। अच्छा, इसमें rationalization भी आती है क्योंकि वो बोलेगा तूने मेरे साथ गलत किया, मैंने तेरे साथ गलत किया, तो rationalization भी आती है। तो कभी आप देखें, rationalization का मतलब है मेरे पास justification है कि मैंने इस वजह से किया क्योंकि मुझे निकाल रहे थे ये लोग, बात समझ आ रही है अभी वह? तो ये रीजन होता है, क्लैरिटी है? तो अच्छा पहले मुझे बता दो, अब ऐसे, हाँ बोथ आर एप्लीकेबल, अब मुझे बताओ ऐसे में आपको 1000 सवाल भी करा दूंगा, हर चीज में रैशनलाइजेशन, इंसेंटिव, प्रेशर यही चल रहा होगा, तो इसके सवालात को देख लेना एक बार। और वो जो 11 सवाल दिए हैं, 11 लेक्चर्स दिए हैं, उसको भी आपने एक एक करके सॉल्व करना है रोज के बेसिस पे। सही है जानी? क्लियर है ऑनलाइन वालों? यहाँ पे फ्रॉड कंक्लूड होता है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स IT। सही है? चलो, होप आपको फ्रॉड फिक्स हो गया होगा। सही है जी, चलें, गुड। IT पे कितना टाइम लगेगा? 3 क्लास हैं, ये लंबी क्लास लगा के 2 में भी खत्म करा दूंगा। सही है? पर क्वालिटी मजे का। सही है? मैं भी दे रहा हूं आपको एक, आज ले लें, नहीं आज नहीं, आज नहीं ले सकते, कल इंशाल्लाह। अच्छा, एक अच्छा सवाल पूछा हमाद ने, स्टडी टेक्स्ट के अंदर और मेरी बुक के अंदर रिस्क फैक्टर्स की लिस्ट भी है, तो वो रिस्क फैक्टर्स आपने रीड करना है। सही है ना? मैंने तो आपको वो रिस्क फैक्टर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से तुम्हें लगेगा कि क्या हो सकता है फ्रॉड। मैंने आपको मेन बता दी है, तो अब एक बार रीड कर लेना। सही है? मैं आपको भेज भी देता हूँ ग्रुप पे। हाँ नहीं, वो तो अलग है ना, ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हैं, वो अलग है। सही है जी? कॉम्पोनेंट ऑडिटर क्या होता है? तुम C5 के लेक्चर क्यों सुन रहे हो भाई? कॉम्पोनेंट ऑडिटर होता है कि आपकी सब्सिडरी का ऑडिटर। हाँ देखो, वो रिस्क फैक्टर्स देखो, हसान नबील कह रहे हैं बुक के अंदर अपॉर्चुनिटी और फ्रॉड भी है भाईजान, वो फैक्टर्स लिखे हुए हैं। अपॉर्चुनिटी में यही हो सकता है, इंसेंटिव में यही हो सकता है। चलो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, तुम लोगों को मैंने रट्टा लगवाया क्या? तुमने खुद नहीं बताया अपॉर्चुनिटी यही है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 अप्रोचेस हैं, या तो मैं एक ये कर लेता हूँ ना, सुन लो ना, या तो ये कर लूँ, आज के बाद तुम्हें बोलूंगा आओ ये याद करते हैं बुक वाली बातें, या समझा दूं अच्छे से। तुमने याद किए बगैर जवाब दिया है ना, तो ये अच्छा है ना जानी, ये अच्छा है ना कि वो तो तुम्हें खाली रीड करने के लिए दिया हुआ है। अब तुम अगर ये लकीर के फकीर बनना चाहते हो कि वो भाई ये हेडिंग में ये 5 याद होने चाहिए मुझे, ऐसा नहीं है यार। हाँ रीड कर लो बस, ये सिखा रहा हूँ। सही है? अगर मैंने लंबी करनी होती ना, मैं लाइन से बिछाता, मैं बोलता देखो ये भाई तुमने खुद बता दिया यार, इतने तो कॉम्पिटेंट हो गए ना। सही है? हाँ, कॉम्पोनेंट ऑडिटर का मतलब ये है, जानी अभी बताया ना कि सब्सिडरी का जो ऑडिटर होता है वो हमारे लिए कॉम्पोनेंट का ऑडिटर है।
सही है। मोहित शबी कह रहे हैं रैशनलाइजेशन एक्सप्लेन करते हैं। भाई मैंने अभी बताया था रैशनलाइजेशन का मतलब होता है जस्टिफिकेशन, एक बेस होना कि इसलिए मैं ऐसी की तैसी कर रहा हूँ कंपनी की। सही है। इसको यूं कह लो कि किसी बंदे को उसकी बॉस की बेटी पसंद थी, उसने रिश्ता नहीं दिया, उसने बोला ऐसी की तैसी काम को मैं ठोक दूंगा, एंट्री गलत गलत मारूंगा, बदला लूंगा। रैशनलाइजेशन, एक जस्टिफिकेशन है उसके पास। सही है मोहित? सही है जी, चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।